हेलो गाइस, मेरा नाम है कुणाल और आज हम लोग करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जो कि हमारे पास कैलकुलस के रिवीजन का हमारे पास चौथा लेक्चर होने वाला है। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग पूरे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स को, जिसे हम लोग एओडी भी बोलते हैं, उसको आज खत्म करने वाले हैं एकदम पूरी तरीके से। ठीक है। तो अगर शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वो आप पहले आप कर लीजिए। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आप वहाँ से जाके जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे सारे स्टडी मटेरियल्स, सेशन पीडीएफ्स और फॉर्मूला शीट्स में देता रहता हूँ। ठीक है। दूसरी बात ये, अगर आपने अभी तक चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। शुरू करने से पहले और एक बात जो मैं आपको याद कराना चाहता हूँ, इससे पहले एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से पहले हम लोगों ने लिमिट्स, कंटीन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएब जो है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, ये 3 चैप्टर ऑलरेडी कर चुके हैं। और ये जो है आप कह सकते हो कि एक तरीके से बेस है पूरे कैलकुलस का। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाके वो पहले देख लीजिए। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स कुछ बेसिक फंडे के साथ। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने कोनिक में पढ़ा ही होगा इक्वेशन ऑफ लाइन। ये सबको पता होता है कि हमारे पास अगर इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना है तो यहाँ पे y माइनस वाई वन, जो भी पॉइंट यहाँ पे दिया होगा, ठीक है, जो भी पॉइंट आपको दिया होगा इधर, जो भी हमारे पास लाइन दिया होता है, डेट इज फॉर एग्जाम्पल कोई भी पॉइंट में अगर हमें लाइन लिखना है, फॉर एग्जाम्पल कोई पॉइंट है x1 कॉमा y1 और इसी के अबाउट मेरे को लाइन की क्वेश्चन लिखनी है, तो y माइनस वाई वन बराबर होगा m x माइनस एक्स वन। अब m क्या है, वो हमारे पास स्लोप होता है, सबको पता होता है, बेसिक है। वैसे ही अगर मेरे को एक क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट लिखना है, ठीक है ना, तो अगर मैं उसी तरीके से लिखता हूँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट p, जिसका हमारे पास कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1, तो y माइनस वाई वन जो है वो हमारे पास m x माइनस एक्स वन होगा। और m जो है वो हमारे पास क्या होता है, dy अपॉन dx, दैट इज स्लोप एट पॉइंट p। तो स्लोप कैसे निकालते हैं, जो भी हमारे पास कर्व दिया होगा उसका dy अपॉन dx निकालेंगे एट दैट पॉइंट, दैट इज p पॉइंट होगा। और उसके हिसाब से हमारे पास इधर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाने वाला है। अगर मैं बात करूँ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की, तो यहाँ पे y माइनस वाई वन बराबर हो जाएगा माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई, मतलब रेसिप्रोकल, और उसके साथ माइनस भी यहाँ पे साइन होने वाला है। ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स और उसका रेसिप्रोकल जो है माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई होता है, उसके माइनस के साइन हमारे पास एक्स माइनस एक्स वन के बराबर हो जाएगा। तो ये दो है हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ हमारे पास यहाँ पे नॉर्मल। चलिए एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है ना। एक सेकेंड, हमारे पास इधर तो एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ मतलब करके, जिससे आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी कैसे हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखनी पड़ती है। ठीक है। तो मेरे पास एक क्वेश्चन जो है हमारे पास इधर, फॉर एग्जांपल हमें लिखना क्या है, क्वेश्चन में लिख देता हूँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास जो कर्व दिया हुआ है, ठीक है, y बराबर हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व y बराबर cos x एट x बराबर पाई बाई थ्री। हमें यहाँ पे इसका इक्वेशन बताना है। सबसे पहले अगर आपको इक्वेशन बताना है, सबसे पहले आपको dy अपॉन डी एक्स निकालना पड़ेगा। और हमें पता है कि dy अपॉन डी एक्स जो है y का मतलब cos x का वो क्या होता है, माइनस क्या बोलते हैं, माइनस साइन एक्स के बराबर होता है। ठीक है, ये हमें पता चल गया। अब एट p हमें यहाँ पे ये बताना पड़ेगा। एट p मतलब ये हमें पास p ले लेना हूँ। ठीक है। तो अगर मैं p लेता हूँ, मतलब x बराबर पाई बाई थ्री को मैंने p ले लिया पॉइंट, तो यहाँ पे माइनस साइन पाई बाई थ्री बराबर हो जाएगा किसके, माइनस पाई बाई थ्री कितना होता है, रूट थ्री बाई टू के बराबर होता है। तो ये हमारे पास यहाँ पे स्लोप आ गया। ठीक है। अब कैसे लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में लिखता हूँ डायरेक्टली। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, टी मतलब टेंजेंट होता है गाइस, ठीक है, डेट इज बराबर होगा वाई माइनस क्या हो जाएगा इधर हमारे पास, सिंपल देखो। अगर मैं बात करूँ आपको ग्राफ से, वाई की जो कोऑर्डिनेट्स है वो कैसे निकालेंगे उसको समझाने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो हमारे पास मैंने एक ऐसे ग्राफ बना दिया। ठीक है। अगर हमें पता है कि जो कॉसेस का ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से होता है ना, यहाँ शुरू का फिर जाते रहेगा वो। तो वो कह रहा है कि इस पॉइंट में हमारे पास मान लो जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या आ गया, सॉरी, जो हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट आ रहा है वो कितना है, यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जो एक्स कोऑर्डिनेट आ रहा है वो हमारे पास रूट थ्री बाई टू है, या फिर आप कह सकते हो कि पाई बाई थ्री के बराबर है ना। तो पाई बाई थ्री के बराबर है हमारे पास। ठीक है। और ये अगर ये पाई बाई थ्री है तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे वन बाई टू के बराबर हो जाएगा, जो है वाई कोऑर्डिनेट्स। ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये जो पॉइंट होगा दैट इज पाई बाई थ्री कॉमा वन बाई टू के बराबर होगा। जो आप जब एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे वाई की वैल्यू कितनी आएगी उससे पुट करोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉस, अगर मैं यहाँ पे पाई बाई थ्री निकालता हूँ तो दैट विल बी वन बाई टू के बराबर आएगा, इसलिए मैंने वहाँ पे रखा है। तो वन बाई टू इधर आ गया, सॉरी पेन चेंज करते हैं, वन बाई टू बराबर हो जाएगा स्लोप दैट इज माइनस थ्री बाई रूट टू के। ठीक है। और एक्स माइनस पाई बाई थ्री, ठीक है, जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो। तो ये गाइस हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया। अब नॉर्मल कैसे निकालेंगे, सिंपल देखो तो गाइस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अब मेरे को निकालना है, रेसिप्रोकल ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स दैट विल बी टू अपॉन रूट थ्री, और उसके साथ माइनस होगा। तो यहाँ पे वाई माइनस, सॉरी एक सेकेंड, ये तो लिखना ही है कि हमारे पास कौन सा वाई माइनस हाफ तो है ही,
बराबर हो जाएगा, ये देखो इसका रेसिप्रोकल 2/√3 माइनस में, और उसके बाद भी हमारे पास माइनस होगा, तो ये माइनस माइनस हटके सिर्फ रहेगा क्या, 2/2 एक्स माइनस पाई/3, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास यहाँ पे ऐसे जो है सॉल्व करना पड़ता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के सवालों को, ठीक है। और एक टॉपिक आगे आपको बताना चाहता हूँ मैं, जिससे आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर और किसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे टेंजेंट या कुछ पूछा जाए स्लोप वगैरह, तो कैसे हम लोग को निकालना है, ठीक है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ बवाल पॉइंट्स, ठीक है ना। बवाल पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं। बवाल पॉइंट्स में कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो कि आपको सवालों में बहुत हेल्प करने वाली है आगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं जो है बवाल पॉइंट में सबसे पहला जो पॉइंट अगर मैं लिखता हूँ, कभी भी हमारे पास वो तो टेंजेंट ने बता दिया कैसे लिखना है। कभी भी अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट है, कोई भी हमारे पास कर्व दिया हुआ है, ठीक है। एट कर्व हमारे पास यहाँ पे कर्व थोड़ा सा बेकार बना है, मैं अच्छे से बना देता हूँ। कोई ऐसा हमारे पास कर्व है और ये जो है हमारे पास क्या है, x1, y1 हमारे पास एक पॉइंट है, ठीक है। अच्छी बात है सर। अब यहाँ पे मैंने टेंजेंट बना दिया, ठीक है। टेंजेंट मैंने बना दिया और इसकी इक्वेशन जो है हमारा पूछा जा रहा है। चलो अच्छी बात है, इक्वेशन पूछ रहे हैं, बता देंगे, कैसे नहीं बताएंगे, बताना पड़ेगा हमें। और वो उन्होंने क्या किया है कि एक लाइन दे दिया है, ठीक है। इक्वेशन इस जो है टेंजेंट का पूछ रहे हैं, बट उन्होंने क्या दिया, उन्होंने एक लाइन दे दिया है और वो लाइन का स्लोप उन्होंने दे दिया है। जो स्लोप है इस लाइन का वो हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो हम कैसे इसका जो है यहाँ पे निकालेंगे, लाइन का स्लोप अगर गिवन है। सबसे पहले तो अगर मैं यहाँ पे फंक्शन जो भी दिया होगा उसमें अगर x1 वो y1 के बराबर में पुट कर दूंगा, f जो भी फंक्शन दिया होगा उसमें x1 पुट करूंगा और y1 के बराबर कर दूंगा, तो यहाँ पे x1 और y1 में एक रिलेशन आ जाएगा। दूसरी बात क्या करना है, इस ऐसे अगर हमारे पास आ जाए, दूसरा हम लोग क्या क्या करना पड़ेगा, dy/dx निकालेंगे उस फंक्शन का, ठीक है। जो भी फंक्शन दिया होगा कर्व का, dy/dx निकालो एट पॉइंट हमारे पास x1, y1 और उसको पुट कर दो किसके बराबर, हमारे पास m के बराबर पुट कर देना, ठीक है ना। m के बराबर आपको पुट कर देना, सिंपल सी बात है। ये जो m है ये कोई एक्सटर्नल लाइन वो देंगे, इक्वेशन ऑफ मतलब जो स्लोप है इस लाइन का वो आपको गिवन होगा, कर्व एक दिया होगा और कर्व जो है और ये लाइन जो है वो पैरेलल होगा टेंजेंट के। अगर ऐसा है तो हमें कैसा करना पड़ेगा, कुछ इस तरह से हमें फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। क्या बताया, मैं फिर से समराइज करता हूँ। कभी भी कोई कर्व हमें गिवन है एट अ पॉइंट x1, y1, उसमें हम वो कह रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें बतानी है, ठीक है। तो और उन्होंने दिया क्या है, गिवन क्या है कि एक लाइन दे दिया है पैरेलल टू द टेंजेंट, ठीक है। और उस जो लाइन पैरेलल है उसका स्लोप जो है वो गिवन है। तो कैसे हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताएंगे, कुछ इस तरह से। दो हमारे पास यहाँ पे चाहिए, जो x1 और y1 की वैल्यू चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो f जो हमारे पास फंक्शन कर्व दिया हुआ है उसमें x1 और y1 की वैल्यू निकाल के एक रिलेशन मिलेगा। उसके बाद जो dy/dx निकालेंगे हमारे पास फंक्शन का, उसमें हम लोग यहाँ पे y जो है x1 y1 को सेटिस्फाई करा के m के बराबर दे देंगे, जो m हमारे पास गिवन है लाइन मतलब क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छी बात है। चलो दूसरी बात ये, अगर हमारे पास यहाँ पे एक दूसरा फॉर्म आता है वो भी बताने की कोशिश करता हूँ, बट उससे पहले ये थोड़ा छोटा कर देता हूँ जिससे मैं वो लिख सकूँ एक ही जगह, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसे थोड़ा सा इसे मैं क्या करूँगा, छोटा कर दूँगा। चलो अच्छी बात है। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं, समझाता हूँ आपको कैसे हम लोग को यहाँ पे करना है। चलो एक सेकंड। फॉर एग्जाम्पल ये तो हमारे पास फर्स्ट केस हो गया। अगर सेकंड केस हमारे पास कोई कर्व दिया हुआ है, ठीक है, और उस कर्व में हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, कोई पॉइंट दे दिया है इन्होंने, फिर से वही x1, y1 ले लेता हूँ मैं, x1, y1 उन्होंने कर्व दे दिया है, ठीक है। अच्छी बात है सर। उसमें मैं टेंजेंट जब ड्रॉ करूँगा और एक पॉइंट से पास करेगा, दैट इज a, b से पास कर रहा है, और वो जो लाइन टेंजेंट की इक्वेशन है वो हमारे पास क्या होगी, वो निकालना है। चलो कैसे निकालेंगे, बहुत इजी काम है, निकालते हैं। चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मैं y1 को अपने x1 में पुट करके, वो तो सबसे पहला ये तो होना ही चाहिए, एक्स जो भी हमारे पास कर्व का दिया होगा, वो इक्वेशन दिया होगा कर्व का, उसमें हमारे पास x1 और y1 को पुट करके वहाँ पे निकालना है। दूसरी बात ये है कि dy/dx कैसे निकालेंगे, वो मेजर पॉइंट हमारे पास आ जाता है। dy/dx हम लोग x1, y1 में निकाल रहे हैं, उसको सेटिस्फाई करा के यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे y1 जो है स्लोप कैसे लिखते हैं हमें पता ही है, स्लोप फॉर्म ऐसे करके हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। कोई भी अगर स्लोप लिखना है, दैट इज y1, b माइनस x1, हमारे पास a हो जाएगा, जो भी पॉइंट यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से जब ये दोनों हमारे पास आ जाएंगी तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे, कैसे लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होगा वो कैसे लिखेंगे, ईजी हो जाएगा हमारे लिए लिखना, दैट इज y माइनस बी, कॉमा हमारे पास यहाँ पे m जो भी हम लोग निकालेंगे वहाँ से, और x माइनस ए, यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्लोप जो है मतलब ऑफ कोर्स टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये दो बवाल पॉइंट्स हैं जो कि आपको बहुत हेल्प करने वाली है अपने रेस्पेक्टिव क्वेश्चंस में। जब भी ऐसा कोई कैटेगरी हमारे पास आता है इस तरह का हमारे पास यहाँ पे जो है पूछा जाता है, तो आपको ये ऐसे करके यहाँ पे आपका अप्रोच ऐसे होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है कि एंगल बिटवीन दो कर्व, कभी भी हमें एंगल बिटवीन दो कर्व निकालना हो, हमारे पास यहाँ पे ब्लू लाइन में ब्लू से जो रिप्रेजेंट किया वो हमारे पास दो कर्व है, और यहाँ पे उसके दो टेंजेंट्स के बीच में
कभी भी दो एंगल मतलब कभी भी दो कर्व के बीच का एंगल कहीं पूछे तो वो हमारे पास क्या होता है, दोनों कर्व के जो टेंजेंट है उनके बीच का एंगल यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे एक तो पिंक हमारे पास टेंजेंट है, एक हमारे पास पर्पल टेंजेंट है, दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। उसको निकालने के लिए टैन थीटा बराबर होता है किसके, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये आपने स्ट्रेट लाइन्स में भी ऐसा सेम फॉर्मूला देखा होगा कि जो m1 m2 है वो स्लोप है हमारे पास फर्स्ट टेंजेंट और सेकंड टेंजेंट का, ठीक है। और m1 m2 अगर दोनों का प्रोडक्ट अगर -1 आ रहा है तो हमारे पास यहाँ पे थीटा जो है दोनों बीच का हमारे पास जो टेंजेंट है दोनों वो हमारे पास 90 डिग्री में है, मतलब कर्व जो है वो परपेंडिकुलर है। और अगर दोनों हमारे पास m1 और m2 जो है वो हमारे पास थीटा जो है 0 आ रहा है, मतलब बराबर आ रहे हैं m1 और m2, तो यहाँ पे कंडीशन ऑफ टचिंग हो जाता है, मतलब थीटा जो है दोनों के बीच का जो एंगल है वो हमारे पास यहाँ पे 0 होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन करके देखते हैं यहाँ पे कैसा है। इसमें ये फॉर्मूला नहीं लगेगा बट ये बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन हमारे पास आया है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि एंगल बता दो दोनों कर्व का वाई स्क्वायर बराबर 4x और वाई बराबर ई टू द पावर -2। आप ध्यान से अगर देखोगे ये हमारे पास दोनों का जो फंक्शन, दोनों हमारे पास जो यहाँ पे फंक्शन है, फंक्शन जो दो है उनके अलग अलग नेचर है। कोई तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक हमारे पास लीनियर फंक्शन है, क्वाड्रेटिक मतलब फंक्शन है, ठीक है ना। तो अलग अलग जो है, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ इधर, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो जो फंक्शन है वो हमारे पास डिफरेंट क्या है, डिफरेंट नेचर के हैं। तो अब फॉर्मूला जो है वैलिड नहीं है। फॉर्मूला जब वैलिड होगा, इसमें फॉर्मूला का क्वेश्चन नहीं करवा रहा बिकॉज आपको पता ही है कि फॉर्मूला कैसे लगाना होता है। वहाँ पे आपको दो कर्व दिया होगा, उसमें से स्लोप आपको निकालना है टेंजेंट का, देन आपको यहाँ पे पुट करके tan थीटा की वैल्यू निकाल देनी है। बट अगर कभी भी हमारे पास फंक्शन जैसे कुछ इस तरह केस आ जाए कि दोनों के जो हमारे पास यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो नेचर दोनों फंक्शन का अगर अलग है तो कैसे हमको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ हमारे पास फंक्शन जो दिया हुआ है डेट इज वाई स्क्वायर बराबर 4x एंड एक हमारे पास दिया हुआ है y बराबर ई टू द पावर -x/2, ऐसे दिया हुआ है दो फंक्शन। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ, दोनों फंक्शन को सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ पे y की वैल्यू मैं वहाँ पे पुट करूँगा तो ई टू दी पावर -x/2 अपॉन उसका स्क्वायर बराबर है 4x के, ठीक है। जब मैंने सॉल्व किया तो यहाँ पे जब मैं डालूंगा तो 2 कट गया इधर से और ई टू दी पावर -x बराबर आ गया किसके, 4x के बराबर आ गया। अब कैसे, अब ये तो हम लोग अटक गए क्योंकि हम यहाँ पे देखो जब मैं पुट करूँगा तो ये तो फंक्शन जो है अलग अलग नेचर के हैं, तो अब ये सॉल्व नहीं कर सकते, कांट सॉल्व। यहाँ पे आके हम लोग क्या करें, अटक गए। इसलिए मैं कह रहा था कि ये दोनों अलग अलग नेचर के हैं। तो सॉल्व करेंगे कैसे, सॉल्व करने के लिए हमारे पास हमें पता है कि अज्यूम, मैंने एक अज्यूम कर रहा हूँ अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ कर्व्स, ठीक है। मैंने एक पॉइंट अज्यूम कर दिया जहाँ पे ये दो कर्व जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, x1 y1 ले लेता हूँ, ठीक है। ये जो पॉइंट है यहाँ पे जाके दोनों कर्व यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। चलो अच्छी बात है। अगर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो मैं सेटिस्फाई करा दूंगा क्योंकि दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे वो सेटिस्फाई भी हो रहा होगा। तो y1 बराबर हो जाएगा, y1 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4x1 के, एंड हमारे पास इधर y1 बराबर हो जाएगा इसके ई टू द पावर -x1/2 के, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे dy/dx निकालता हूँ दोनों कर्व का, यहाँ पे भी dy/dx एट पॉइंट फॉर एग्जाम्पल दिस p, ये ले लिया। तो यहाँ पे अगर मैं dy/dx निकालता हूँ, इसे छोटा छोटा कर देता हूँ जिससे आपको यहाँ पे एक ही जगह मैं दिखा सकूँ, ठीक है। एक सेकेंड गाइस, हाँ अच्छा ये उस तरफ हो गया, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। ये देखा है आपको ऐसे गाइस, ये पीडीएफ मैं जब कुछ सेशन पीडीएफ दूंगा वहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा, अभी आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, मैंने आपको समझा दिया फिर भी, ठीक है ना। तो ये जो दो कर्व मेरे को मिले हैं उसका मैं अगर dy/dx निकालता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसका अगर निकालता हूँ dy/dx, तो यहाँ पे हमारे पास जब निकालेंगे तो 2/y के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और इसका अगर मैं निकालता हूँ तो यहाँ पे dy/dx अगर मैं निकालता हूँ सिंपल, ठीक है, तो डैट इज बराबर हो जाएगा किसके, हमारे पास ई टू दी पावर -x/2 और इसका भी डिफरेंशिएशन डैट इज हाफ सॉरी, ये माइनस यहाँ पे ले जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हमें दोनों कर्व का जो यहाँ पे स्लोप होता है वो मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा। तो स्लोप जो है यहाँ पे निकल कर आता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे m1 बोल रहा हूँ तो m1 का जो स्लोप है डैट इज 2/y1, क्योंकि मैं एट x1 y1 निकाल रहा हूँ एट दिस m2, यहाँ पास ई टू द पावर -x1/2 -हाफ के बराबर आएगा, ठीक है। अगर मैं इन दोनों का m1 और m2 निकाल प्रोडक्ट निकालता हूँ, ठीक है ना, मैंने मान लिया m1 और m2 जस्ट फॉर दिस चेकिंग कि ये एंगल अगर कहीं ये -1 तो नहीं आ रहा, तो देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे 2/y1 लिखता हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई, मैंने यहाँ पे क्या किया, ई टू द पावर -x/2, ठीक है, और हाफ, तो ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। और ये जो है y1 गाइस, आप ध्यान से देखो y1 किसके बराबर है, हमारे पास -ex/2 के बराबर है। ये भी कट गया, हमारे पास बचा क्या, -1 के बराबर आ गया, ठीक है। और आप तो अब समझ गए होंगे कि अगर m1 m2 हमारे पास -1 के बराबर आ रहा है तो दोनों कर्व जो है हमारे पास, छोटा कर देता हूँ एक सेकेंड, m1 m2 जो है आपको समझ में आ गया ना कि कैसे हमारे पास -1 आया। हम लोगों ने जस्ट स्लोप निकाल के x1 y1 हमने इसे क्या किया, उसको उसके बराबर कर दिया, ठीक है ना।
तो यहाँ पे मैंने क्या करूँगा, एक सेकेंड, सॉरी गाइस, क्योंकि एक जगह गाइस आपको अगर मिलेगा तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलो मैं इसको लिख देता हूँ फिर से, कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इधर कहाँ पे निकाल रहा हूँ मैं, m1 जो है वो हमारे पास किसके बराबर आ गया, -2/y के, और ये जो है हमारे पास -12 के बराबर आ गया जब m2 है वो, ठीक है ना। m2 जो है वो किसके बराबर आ गया, m1 m2 जो है वो हमारे पास -1 के बराबर आ गया है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं दो कर्व जो है, या फिर मैं लिखूँगा इधर आंसर, फाइनल आंसर जो लिखूँगा मैं, दैट इज बोथ कर्व्स आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल भी लिख सकते हो, मतलब ऑर्थोगोनल मतलब दोनों कर्व जो है वो 90 डिग्री में है, और मतलब और क्या, मतलब वही चीज़ है, एक ही बात है कि दोनों जो है वो 90 डिग्री में हमारे पास है, ठीक है ना। तो ये था गाइस क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। मैं आपको ये बोलूँगा, अगर आपको समझ नहीं आया एक बार रिपीट कीजिए उस क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें फॉर्मूला नहीं लगा, इसमें हमारे पास दिमाग का यूज़ ज़्यादा हुआ है, ठीक है ना। और ऐसे क्वेश्चन जो है जेई एडवांस में आपके पूछे जा सकते हैं, जेई मेंस में तो पूछे जा रहे हैं, दोनों का लेवल सेम ही हो गया, ठीक है ना। बट आपको मैं यही बोलूँगा कि आपको ये जो है प्रैक्टिस करना है, मतलब ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो है यहाँ पे अप्रोच कैसा है वो आपको ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे दोनों जब फंक्शन के क्या करना है, कभी भी अगर दोनों फंक्शन का हमारे पास यहाँ पे जो है नेचर चेंज हो गया है, तो हमें अपने आइडियल मेथड से ही जाना पड़ेगा, जो रियल मेथड है, जहाँ पे हम लोग बेस जहाँ से बनाते हैं वहीं से जाना पड़ेगा। वहाँ पे x1 और y1 पुट करके आपको दोनों का स्लोप निकालना है। दोनों का स्लोप जब आप इक्वेट करोगे, हो सकता है वो 90 डिग्री आ जाए या फिर 0 डिग्री आ जाए, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है वो क्वेश्चन, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कुछ फॉर्मुलेज हैं, यहाँ पे आपको समझाने कुछ बात है नहीं, जो आपको याद रहना चाहिए। सब टेंजेंट और हमारे पास यहाँ पे जो है सब नॉर्मल, इन दोनों का फॉर्मूला ये दिखा देता हूँ आपको, सब नॉर्मल और सब टेंजेंट का फॉर्मूला, एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पे टेंजेंट और नॉर्मल का लेंथ, ठीक है ना। सब टेंजेंट और सब नॉर्मल का लेंथ, और सब टेंजेंट और नॉर्मल का हमारे पास लेंथ, जो आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको बॉक्स में बंद कर दिया, जिससे आपको यहाँ पे क्लियरली इसे देख सको, ठीक है। होता क्या है ना, ये जो आपको ये ध्यान रखना है कि कभी अगर टेंजेंट पूछा जाए, ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला जस्ट आपको याद रखने की मैं आपको जो है एक टाइप का ट्रिक बता सकता हूँ, ट्रिक बता दे रहा हूँ। टेंजेंट पूछे तो यहाँ पे हमारे पास क्या यूज़ करना है, dx/dy, ठीक है। और अगर नॉर्मल की बात हो रही है, यहाँ पे dy/dx हमेशा होगा। अब देखो इधर, अगर टैन सब नॉर्मल है या फिर नॉर्मल है, यहाँ पे dy/dx का यूज़ हो रहा है, ठीक है। और वहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ किसकी, टेंजेंट की, सब टेंजेंट या टेंजेंट की तरह dx/dy का यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। तो आपको फॉर्मूला एक बार याद रखना है कि लेंथ ऑफ नॉर्मल कभी पूछा जाए तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है। y1 जो है वो हमारे पास वो पॉइंट है जहाँ पे हम लोग टेंजेंट को ड्रॉ कर रहे हैं, x1, y1 जो भी आप बोलते हो, तो वहाँ पे y जो है y कोऑर्डिनेट ऑफ टेंजेंट को हम लोग यहाँ पे y1 दे रहे हैं, ठीक है। y1 को मल्टीप्लाई करेंगे dx/dy के साथ, y1 को मल्टीप्लाई करेंगे dy/dx के साथ, हमारे पास नॉर्मल और सब टेंजेंट मिल जाने वाला है। और टेंजेंट एंड नॉर्मल के लिए रेस्पेक्टिव फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, कभी कभी ये फॉर्मूला बेस्ड ही हमारे पास सवाल बनाते हैं, तो इसीलिए मैं आपको बोलूँगा कि आपको ये जो है याद रखना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे मोनोटोनिसिटी शुरू हो रहा है, बट उससे पहले मैं कुछ बवाल पॉइंट्स यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। एक सेकंड, मैं यहाँ पे एक पेज ऐड करके आपको बता देता हूँ कैसे हम लोग यहाँ पे कुछ पॉइंट जो आपको ध्यान रखने चाहिए, ठीक है। जो यहाँ पे पॉइंट्स हैं मैं लिख देता हूँ, बवाल पॉइंट्स, ठीक है। शुरू करने से पहले बवाल पॉइंट्स को सबसे पहले जो हमारे पास पॉइंट आता है वो क्या है कि हमारे पास कभी भी लिखा हो टेंजेंट पैरेलल टू, क्वेश्चन में टेंजेंट पैरेलल टू हमारे पास कभी लिखा हो एक्स एक्सिस, क्या एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे dy/dx को हमें क्या कर देना है बताता हूँ। और कभी भी हमारे पास टेंजेंट हमारे पास बोला हो पैरेलल टू y एक्सिस, तो क्या कर देना है हमें वो भी बता देता हूँ, ठीक है ना। तब हमें क्या करना है, dx/dy को क्या करना है वो लिखता हूँ अभी स्क्रीन में, ठीक है। ये पहला हमारे पास बवाल पॉइंट। दूसरा बताता हूँ, लिख दूंगा गाइस क्या करना है, चलिए लिख ही देता हूँ अभी। कभी भी अगर टेंजेंट जो है हमारे पास कोई भी कर्व का टेंजेंट अगर वो कह रहा है कि क्वेश्चन में कि टेंजेंट जो है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के पैरेलल से, तो dy/dx को हमको 0 कर देना है। और अगर कभी भी बोला हो कि जो टेंजेंट है कर्व का वो पैरेलल है y एक्सिस के साथ, तो dx/dy को मैं यहाँ पे 0 पुट करने वाला हूँ। सेकंड जो यहाँ पे पॉइंट लिखने वाला हूँ मैं, दैट इज हमारे पास कभी भी टेंजेंट कोई भी पॉइंट में एट वन पॉइंट कैन इंटरसेक्ट कर्व अगेन एट अनदर पॉइंट, ठीक है ना। टेंजेंट एट वन पॉइंट कैन इंटरसेक्ट द कर्व, या फिर आप कह सकते हो कि सेम कर्व, यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रैकेट में, सेम कर्व एट अनदर पॉइंट ऑल्सो, अनदर पॉइंट, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एक बार ग्राफिकली समझाना कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कोई जो है कर्व बना दिया, ठीक है ना। वैसे तो बेकार सा कर्व है बट फिर भी मैंने ऐसे बना दिया, चलो ठीक है।
अब हो सकता है नहीं कुछ ऐसा बना दो जिससे आपको यहाँ पे समझा भी सकूँ, ऐसे बना दिया, ठीक है ना। अब देखो गाइस, अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट को ड्रॉ करता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है, गलत बन रहा है, चलो यहाँ पे ऐसे बनाता हूँ। तो गाइस देखो, ये है टेंजेंट हमारे पास x1 कॉमा y1 में, और ये इंटरसेक्ट कर रहा है वही सेम कर्व को हमारे पास कोई a कॉमा b पॉइंट में भी, ठीक है। तो यही हमारे पास ये पॉइंट बताना चाहता है, ठीक है। तो ऐसा हो नहीं सकता, मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो है एक टेंजेंट है तो वो जो है कर्व को वो क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये दो पॉइंट्स हैं, दो बवाल पॉइंट जो कि आपको ध्यान रखना है, जो कि क्वेश्चन में मतलब सवालों में आपका बहुत यहाँ पे यूज होने वाला है, ठीक है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने बता दिया। चलो एक बार समराइज करते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है। सबसे पहले हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ा, उसमें इक्वेशन ऑफ लाइन सबको पता होता है, उसी के थ्रू हम लोगों ने कैसे डी वाई अपॉन डी एक्स का यूज करके हम लोगों ने यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे हम लोगों ने निकाला वो। उसके बाद ये आपको बताया कि जो हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट है, मल्टीप्लाई जब करूंगा मैं जो है स्लोप ऑफ नॉर्मल के साथ, तो वो -1 के बराबर आता है। और हाँ, ये मैं बताना भूल गया था, मैंने फिर भी लिख दिया आपको वो जो बवाल पॉइंट्स में, यहाँ पे मैं लिखा हुआ हूँ ऑलरेडी, कि अगर टेंजेंट जो है वो पैरेलल है हमारे पास यहाँ पे एक्स एक्सिस के, तो डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो बराबर है 0 के, ऐसे मैंने बता दिया फिर भी, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, मैंने यहाँ पे लिख दिया फिर भी, देखो तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन में। ऐसे बोल देते हैं कि टेंजेंट पैरेलल टू, आपको खुद से यहाँ पे समझना होता है कि वो जो है डी वाई अपॉन डी एक्स को या फिर डी एक्स अपॉन डी वाई को 0 कह रहे हैं, ठीक है। फिर स्लोप के बारे में उन्होंने पढ़ा, यहाँ पे नॉर्मल कैसे निकालते हैं वो भी उन्होंने देख लिया। साथ में उन्होंने यहाँ पे क्या पढ़ा, नेक्स्ट जो है कुछ क्वेश्चन किए, अच्छा हाँ क्वेश्चन किया, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे बवाल पॉइंट्स देखी, कैसे हम लोग को कर्व के बारे में और टेंजेंट को मैनिपुलेट अगर करता है क्वेश्चन में तो हम लोग कैसे अटैक करने वाले हैं, अप्रोच क्या रहने वाला है। साथ में एंगल ऑफ टू कर्व्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि यहाँ पे आपको पता रहना चाहिए, और ये बचपन में सिखाया जाता है। बचपन से मेरा मतलब है क्लास 11th में, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे पता रहना चाहिए, ठीक है ना। एक सेकंड, हाँ आप सही है, यस। तो ये गाइस हमें पता रहना चाहिए इधर से, एक सेकंड, हाँ। नेक्स्ट हम लोगों ने जो पढ़ा है यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन देखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा अप्रोच कैसे हमारे पास रखना है वो आपको पता रहना चाहिए। साथ में उन्होंने यहाँ पे सब टेंजेंट और सब नॉर्मल के बारे में यहाँ पे फॉर्मूला सिखा दिए हैं, जो कि फॉर्मूला बेस्ड ही सवाल आते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया फिर भी। साथ में बवाल पॉइंट्स ये तो मैंने बता दिया ऊपर भी, पर यहाँ पे मैंने बताया कि कभी भी अगर हमारे पास टेंजेंट एट वन पॉइंट कैन इंटरसेक्ट द कर्व, सेम कर्व को अनदर पॉइंट में वो इंटरसेक्ट कर सकता है, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक की ओर, ठीक है। उससे पहले एक सेकंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हाँ। नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज मोनोटोनिसिटी। अब मोनोटोनिसिटी क्या होता है गाइस? मोनोटोनिसिटी होता है कि हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है, कोई भी फंक्शन है, वो समय के साथ साथ बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, उसके बारे में हमारे पास यहाँ पे मोनोटोनिसिटी बताना चाहता है, ठीक है। अब मैंने तो ये हिंदी में बता दिया, बट मैथमेटिकली ये क्या हमारे पास जो है यहाँ पे सिग्निफाई करता है वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो कैसे सिग्निफाई करते हैं वो देखते हैं, बट उससे पहले मेरे को और एक रियली सॉरी, मेरे को और एक पॉइंट जो है यहाँ पे याद आया, जो कि आपको बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं बताना चाहूँगा इधर, क्योंकि अगर छूट गया तो आपका ही मतलब सबका लॉस है देखा जाए तो, ठीक है ना। तो मैं इसीलिए आपको वो पहले बताना देना चाहूँगा उससे पहले, क्योंकि वो एक ही टॉपिक में है तो वो बताना ज़्यादा सही रहेगा। टॉपिक क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, क्योंकि ठीक है ना, और वो पढ़ाते हैं, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आते भी हैं, तो हमारे पास पता रहना चाहिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व, दो कर्व के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब सबसे छोटी दूरी, ठीक है ना, दूरी से गाइस, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोई कर्व ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे कर्व या पॉइंट कुछ भी कह सकते हो, यहाँ पे मैं मान लिया एक पॉइंट है पी ए कॉमा बी, ठीक है, और ये कोई कर्व है जिसका हमारे पास यहाँ पे पॉइंट जो है ले लेता हूँ, मैंने अज्यूम कर लिया इधर, ठीक है, x1 कॉमा y1, ठीक है, अच्छी बात है। अब इन दोनों के बीच की दूरी को हम लोग यहाँ पे डी कह दे रहा हूँ मैं, ठीक है, कर्व और इसके बीच की दूरी डी मैंने बोल दिया है। अब हमें डी जो है वो निकालना है, कैसे निकालेंगे वो बड़ी बात है, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले कभी भी कर्व दिया हो हमारे पास, उसके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा हो तो अज्यूम अ पॉइंट ऑन कर्व, अज्यूम अ पॉइंट ऑन कर्व, ठीक है, कर्व के ऊपर एक पॉइंट अज्यूम करें, जैसे मैंने अज्यूम किया है पी पॉइंट, फॉर एग्जांपल x1 कॉमा हमारे पास y1 एक पॉइंट हमें अज्यूम करना है, चलो अच्छी बात है, अज्यूम कर लिया हमने। उसके बाद क्या करना है, सेम जैसे मैंने आपको बताया था शुरू में ही, क्या करना पड़ता है हमें, y जो कर्व का इक्वेशन है y, उसमें हमारे पास y1 को हमारे पास यहाँ पे f(x1) के बराबर कर देना है, जो भी फंक्शन दिया होगा उसमें x की जगह हम लोग को x1 पुट कर देना है, मतलब वो x1 और कॉमा y1 को मेरे को कर्व में सेटिस्फाई कर देना है, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट क्या है होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो एट पॉइंट x1 कॉमा y1, ठीक है, उसको बराबर कर दो किसके, सेम हमारे पास b माइनस y1 के अपॉन x, सॉरी क्या कह रहा हूँ मैं, x नहीं a माइनस x1 के बराबर कर देना है। यहाँ से आपको जो है मिल जाएगा हमारे पास x1 और y1 निकालो इधर से,
गेट x1 एंड y1, अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला। ये स्टेप्स आपको फॉर्मूला जो अप्लाई करना है आपको यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कोई भी दो कर्व के बीच, यहाँ पे पॉइंट एंड कर्व के बीच, लाइन एंड कर्व के बीच, ऐसे ही सेम आपको यहाँ पे मिल जाने वाला है डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है ना। तो ये आपको अप्लाई करो, आंसर पाओ, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, देखा जाए तो मैंने आपको अच्छी तरीके से एकदम अच्छे से डेप्थ में समझाया कि कैसे हमें अप्रोच कैसा रहना चाहिए। और सेम चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे देखा भी था कि यही हमारे पास अप्रोच रहता है, ठीक है ना। कहाँ पे बताया था मैंने, ये रहा हमारे पास, ये थी सॉरी, हमारे पास ये वाला देखो, यहाँ पे भी सेम वही अप्रोच था और वहाँ पे भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से भी सेम हमारे पास अप्रोच रहता है, ठीक है। अब हम लोग जो है, अब कुछ भी नहीं छूटा है, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं मोनोटोनोसिटी में। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होता है। मोनोटोनोसिटी क्या होता है, या तो फंक्शन बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, तो कैसे वो पता करते हैं, मतलब बढ़ना या घटना ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड मोनोटोनोसिटी। वो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। अब कैसे मैथमेटिकली हम लोग कैसे समझेंगे, अगर मान लो मेरे पास कोई फंक्शन है f(x), ठीक है, और कोई पॉइंट मतलब वैल्यू है a, अगर मैं ए की मतलब फंक्शन की वैल्यू ए पे निकालता हूँ और कोई ए प्लस एच में, मतलब ए से थोड़ी बड़ी वैल्यू में निकालता हूँ, थोड़ी छोटी वैल्यू में निकालता हूँ, ठीक है, और वो अगर बढ़ते ही जा रहा है, मतलब इफ ए इज लेस देन इफ ए प्लस एच एंड ग्रेटर देन इफ ए माइनस एच, ठीक है। ए माइनस एच क्या है, ए से जस्ट छोटी सी वैल्यू, और ए प्लस एच क्या है, वो थोड़ा सा बड़ा वैल्यू ए से, ठीक है। अगर ये ऐसा फॉर्मूला मतलब ऐसा अगर यूज हो रहा है, मतलब ग्रेटर देन है, तो हमारे पास यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन है, और अगर वो मतलब घट रहा है तो हमारे पास यहाँ पे डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये तो समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। फॉर इंटरवल x बिलोंग्स टू a, b, यहाँ पे मैंने ये भी समझाया है, f(x) इज सेड टू बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। जो आपको याद रहना है, ये तो मेन है यही, जो आपको क्वेश्चंस में मदद करने वाली, जो आपको क्वेश्चंस में मदद करने वाली वो यही पॉइंट है। कोई भी फंक्शन f(x) है, उसको कैसे पता करेंगे कि वो डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है। सबसे पहले उस फंक्शन का हमें dy/dx निकाल, मैथमेटिकली मैंने आपको जैसे बताया कि अगर वो है, बट अगर कभी भी हमारे पास यहाँ पे dy कभी फंक्शन दिया हुआ f(x), ठीक है, उसे हमें कमेंट करना है कि इन इंटरवल x से लेकर b तक बताना है कि वो f(x) जो है वो जो है इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो कैसे बताएंगे, सबसे पहले इस फंक्शन का dy/dx कैलकुलेट करेंगे। अगर dy/dx एट दैट वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो वो फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है, और अगर लेस देन 0 आ रहा है तो वो फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग हो जाने वाला है, ठीक है। तो एक बारी मैं यहाँ पे इसे क्या करूँगा, इधर एक सेकेंड सॉरी, यहाँ पे सबसे पहली बात तो थोड़ा सा इसे मैं कर दूँ जिसे क्लियरली दिखे, यस, हाँ अब सही है शायद, यस, ठीक है। तो आपको यही याद रखना है, ठीक है। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करके समझाता हूँ, बट उससे पहले एक एग्जांपल मतलब एक ग्राफिकली मैं आपको समझा देता हूँ कैसे हमारे पास पता चलेगा कि कोई भी पॉइंट में हमारे पास एक फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो यहाँ पे एट अ पॉइंट, ठीक है, एट अ पॉइंट फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। सबसे पहले मान लिया मैंने कि वो एक एक्स एक्सिस है ये, और एक पॉइंट मान लिया मैंने ए है ये पॉइंट, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया, एक पॉइंट यहाँ पे फॉर एग्जांपल, मतलब पहले तो ये कर देता हूँ जिससे आप क्लियरली दिखा सकूँ, सॉरी गाइस, अरे यार सॉरी गाइस, हाँ, तो ये है, ठीक है। और यहाँ से मैंने क्या किया, इधर से एक पॉइंट अगर मैं राइट हैंड डाल रहा हूँ, जो यहाँ से यहाँ दिख जा रहा हूँ, और एक यहाँ से यहाँ आ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ लेफ्ट टू राइट जो है वो, अगर लेफ्ट टू राइट जो है वो डिक्रीज हो रहा है और यहाँ से भी वो डिक्रीज हो रहा है, तो ये पूरा जो है एक फंक्शन है हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर मैं यहाँ से यहाँ आता हूँ तो ये डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ से यहाँ जाता हूँ तो भी ये डिक्रीज हो रहा है, तो ये पूरा जो फंक्शन होगा वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाने वाला है। एट अ पॉइंट हमें ऐसा करके हमारे पास कमेंट करना पड़ता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होने वाला है, ठीक है ना, डिक्रीजिंग फंक्शन होने वाला है। तो कुछ इस तरह से हमारे पास यहाँ पे समझना होता है। दूसरी बात, हमारे पास कोई भी फंक्शन जैसे, और एक समझाता हूँ आपको, मान लो मेरे पास यहाँ पे x बराबर a पॉइंट है, x एक्सिस है ये, ठीक है, और यहाँ से कोई पॉइंट हमारे पास कुछ इस तरह का है यहाँ पे, और ऐसे चले जाता है, ठीक है। तो मैं आपको समझ जाने का, ठीक है ना, ये पॉइंट कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे भी ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कि जो फंक्शन होगा, जो भी फंक्शन होगा, मैंने कमेंट नहीं किया, वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा ग्राफिकली अगर हमें देख रहा हूँ तो, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह से हमें यहाँ पे पता करना पड़ता है कि एक फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है या फिर वो इंक्रीजिंग है, ठीक है। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, कैसे क्वेश्चन करेंगे वो हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है।
क्वेश्चन का सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन में आता है कि एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब दे दिया, हमें बताना है कि एक्स बराबर 0 में कमेंट करना है कि वो फंक्शन जो है एफ एक्स वो इंक्रीजिंग है या फिर हमारे पास डिक्रीजिंग है। एट अ पॉइंट ये पूछा है। सबसे पहले कभी भी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हमारे पास कमेंट करना हो, हमें एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा, डेट इज डी वाई अपॉन डी एक्स हमें निकालना पड़ेगा। तो एफ डैश एक्स का मैं निकालता हूँ एक्स क्यूब का, डेट इज बराबर होगा 3x² के बराबर हो जाएगा। और जब 3x² होगा, मैं एक बार पहले तो यहाँ पे दिखाता हूँ एट अ पॉइंट, जैसे मैंने बताया था आपको, मैं यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करूँगा। सबसे पहले हमें चेक किस में करना है, 0 पे चेक करना है, ठीक है। अगर मैं 0 से कोई भी बड़ा नंबर रखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने 1 रख दिया, तो यहाँ पे 3 आ रहा है इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे ये जो है, अगर मैं 0 से कोई भी नंबर बड़ा रखता हूँ तो यहाँ पे कोई भी नंबर रख दो, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है फंक्शन की वैल्यू, ठीक है, अच्छी बात है। और अगर मैं 0 से कोई भी छोटा नंबर रखता हूँ, एटलीस्ट -1 मैंने रख दिया, ठीक है। अगर मैं -1 में अगर रखता हूँ यहाँ पे, तो -1 रखूंगा तो ये भी हमारे पास -1 का स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, और 3 इंटू पॉजिटिव सम नंबर दैट इज पॉजिटिव आएगा, तो ये भी हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा। चलो अच्छी बात है। तो हमारे पास फंक्शन मान लो कोई भी यहाँ से आता है और ये यहाँ से मतलब वो घटता नहीं है, वो बढ़ ही रहा है, ठीक है ना, देखा जाए तो यहाँ पे भी पॉजिटिव, 0 से बाद भी, 0 से मतलब 0 से लेफ्ट में भी, राइट में भी, अगर दोनों तरफ हमारा पॉजिटिव है तो एक हम कह सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि जो एफ एक्स है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। डेफिनेटली एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, बिकॉज हम लोगों ने देख लिया एट एक्स बराबर 0, वैसे हम लोग कह रहे हैं एट एक्स बराबर 0 हमें कमेंट करने को बोला था क्वेश्चन में, तो हम लोग एट एक्स बराबर 0 जो एफ एक्स है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है एट एक्स बराबर 0, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास इधर एक इंटरवल अगर पूछे कभी भी, कंप्यूट टू द इंटरवल ऑफ, हमारे पास फाइंड द इंटरवल ऑफ इंक्रीज या डिक्रीज फंक्शन जो है एफ एक्स दे दिया इन्होंने, x² डॉट मतलब मल्टीप्लाइड बाई e टू द पावर -x। चलो अच्छी बात है। सबसे पहले कभी मैंने जैसे आपको बताया कि कभी भी जो है हमारे पास इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का हमारे पास पूछा जाए तो हमारे पास एफ डैश एक्स निकालना होता है। एफ डैश एक्स का मैं निकालता हूँ यहाँ पे, तो डेट इज बराबर किसके बराबर आ जाएगा, एफ डैश अगर निकालता हूँ डेट इज 2x²। सबसे पहले तो यू डैश निकालेंगे 2x माइनस e टू द पावर x प्लस में x², और यहाँ पे वही सेम टू सेम यहाँ पे रह जाएगा, -x रह जाने वाला है और माइनस इधर आएगा, ठीक है ना, इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है, अच्छे से लिख देता हूँ। हाँ चलो ऐसे कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो एफ डैश एक्स आ गया। अब हमें क्या करना है, अगर मैं इसे थोड़ा सा अच्छे से लिखूँ, इसको जब मल्टीप्लाई खोल के लिखेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2x² आ गया, e x टू द पावर x कॉमन आ गया, e टू द पावर -x कॉमन जब आ गया, यहाँ पे बचा क्या, हमारे पास x बचा, नहीं x भी कॉमन ले सकते हैं यहाँ से ना, है x कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है ना। इसे जस्ट खोल के मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 2 - x जो है ये हमारे पास फंक्शन आ गया, मतलब एफ डैश एक्स इसके बराबर आ गया। डी वाई अपॉन डी एक्स का अब अगर नंबर लाइन में ड्रॉ करता हूँ, हमारे पास यहाँ पे इसके जो कब 0 हो रहा है, सबसे पहले तो गाइस कब 0 होगा वो हमें देख लेना है, ये जो डी वाई अपॉन डी एक्स से कब 0 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स को क्या चेक करना पड़ता है, सबसे पहला पॉइंट आपको चेक करना है, कभी भी इंटरवल पूछे तो यहाँ पे ये चेक करना पड़ता है कब 0 होगा, या जीरो डी वाई अपॉन डी एक्स कब 0 होगा। सेकेंड, और क्या चेक कर सकते हैं हम लोग, और चेक करो कब पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। ये 2 पॉइंट्स आपको चेक करनी है डी वाई अपॉन डी एक्स में, जब भी इंटरवल पूछे तो, ठीक है। तो 0 कब होगा, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ x अगर 0 हो गया तो 0 हो जाएगा, अगर x की वैल्यू में 0 पुट करता हूँ ये पूरा डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो 0 हो जाएगा। तो एक पॉइंट तो हमारे पास क्या आ गया, इधर 0 आ गया, चलो अच्छी बात है। दूसरा, अब और कहाँ जो है 0 हो सकता है, यहाँ पे अगर मैं 2x की वैल्यू 2 रख देता हूँ तो 2 - 2 0 हो गया, और 0 मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर दैट विल बी 0। तो यहाँ पे 0 और 2 पे जो है कहीं हमारे पास यहाँ पे 2 ऐसी वैल्यू है 0 और 2, जहाँ पे हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास किसके बराबर है, 0 के बराबर है। चलो अच्छी बात है। अगर मैं 0 और 2 के बीच अब इंटरवल निकालना है इंक्रीज और डिक्रीज का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल, अगर मैं 2 से कोई भी बड़ा नंबर लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल 3 ले लिया मैंने, ठीक है, तो यहाँ पे 3 लूंगा तो ये नेगेटिव आएगा, यहाँ पे जो है हमारे पास 3 तो पॉजिटिव है, 3 आएगा, तो यहाँ पे और -3, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक पॉजिटिव नंबर आएगा, बट पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाई नेगेटिव नंबर, तो यहाँ पे टोटल जो हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आने वाली है 2 के बाद में कोई भी नंबर लेता हूँ तो वो नेगेटिव आएगी, ठीक है ना। अब 0 और 2 के बीच में, मतलब कोई भी नंबर अगर मैं लेता हूँ 0 और 2 के बीच में, तो फॉर एग्जांपल मैंने 1 ले लिया, तो 2 - 1 यहाँ पे पॉजिटिव है, ये भी हमारे पास पॉजिटिव है, ये अगर -1 अपॉन ई है तो ये भी हमारे पास पॉजिटिव आएगा। तो ओवरऑल वैल्यू अगर मैं देखूँ यहाँ पे एक पॉजिटिव हमारे पास वैल्यू जो है यहाँ पे मिलेगी। 0 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू लेता हूँ तो पॉजिटिव देगा। 0 से कम अगर कोई वैल्यू लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल -1 ले लिया, तो 2 ये तो हमारे पास पॉजिटिव हो गया, ये हमारे पास माइनस हो गया, ये हमारे पास पॉजिटिव हो गया, तो ये देखा जाए तो ओवरऑल जो हमारे पास आएगा वैल्यू वो हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं इजीली आप, ठीक है ना, कि अब तो हम लोग इजीली बता सकते हैं कि इंटरवल ऑफ इंक्रीज डिक्रीज क्या होगा। तो छोटा कर देता हूँ आंसर, फाइनल आंसर लिखने के लिए, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन था गाइस ये, देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे कैसे हम लोग यहाँ पे निकालेंगे वो आपको यहाँ पे बताता है, ठीक है। सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे जो लिखने के लिए थोड़ा सा इस तरफ, सॉरी गाइस, ये रहा, हाँ अब सही है शायद, अरे यार सॉरी गाइस, रियली सॉरी, हमारे पास इधर, हाँ अब सही है। तो अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ कि इंक्रीज ऑफ डिक्रीज क्या होगा। एफ एक्स जो है वो हमारे पास यहाँ पे इंक्रीज कब कर रहा है, इंक्रीजिंग इन एक्स बिलोंगिंग टू
हमारे पास 0 से 2 के अंदर, 0 भी आप इंक्लूड कर सकते हो इधर, ठीक है ना, 0 से इंक्लूड आप करोगे तो अगर 0 पे भी इंक्रीज कर रहा है आप बोल सकते हो इसे, ठीक है। और एफ एक्स जो है वो डिक्रीज कब कर रहा है, आप आसानी से लिख सकते हो कि एक्स बिलोंगिंग टू हमारे पास इधर माइनस इन्फानाइट से लेकर 0 तक जो है यहाँ पे क्लोज ओपन ब्रैकेट, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 2 से लेकर इन्फानाइट तक ये डिक्रीज कर रहा है। तो आप ऐसे जो है यहाँ पे इंटरवल ऑफ इंक्रीज डिक्रीज हम लोगों ने जो है कमेंट कर दिया है, ठीक है ना। तो ऐसे जो है हमें अटैक करना पड़ता है इंक्रीजिंग, मतलब ऑफकोर्स मोनोटोनिसिटी के क्वेश्चंस में हमें ऐसे जो है यहाँ पे अटैक करना पड़ता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, हमारे पास एक जो है सवाल का टाइप आता है जिसे हम लोग पैरामीटर वाले सवाल बोलते हैं, जिसमें हमारे पास यहाँ पे कोई भी फंक्शन दे दिया जाएगा, उसमें वो बोलेगा कि ये जो फंक्शन है वो या तो ऑलवेज इंक्रीजिंग है या फिर ऑलवेज डिक्रीजिंग है, कुछ इस तरह से हमारे पास दिया होगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा भी है क्वेश्चन, चलो यहाँ पे बता देता हूँ। कभी भी हमारे पास यहाँ पे बोला हो, कोई भी हमारे पास यहाँ पे बोला हो कि कोई भी फंक्शन दिया हो, उसमें बोला हो उन्होंने, मतलब क्वेश्चन में लिखा हो कि उन्होंने फंक्शन जो दिया होगा उसमें उन्होंने बोला हो कि ऑलवेज दैट फंक्शन, फॉर एग्जांपल एफ एक्स है, वो बोलेंगे कि एफ एक्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है ना। तो ऐसा अगर कभी हमारे पास बोला हो तो, और वो उन्होंने जब ये बोल देंगे, उन्होंने कुछ पैरामीटर्स दिया होगा उसमें कुछ वैल्यू, जैसे ए हो गया बी हो गया ऐसा कुछ बोलेंगे, उसकी हमें रेंज या हमारे पास यहाँ पे वैल्यू बतानी होगी, ठीक है, निकाल के। तो वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले उन्होंने बोला क्या होगा, कभी भी उन्होंने अगर ऐसा मेंशन किया होगा कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 या फिर लेस देन 0, ऑलवेज ऐसे लिखा होगा। कोई भी हमारे पास यहाँ पे एफ एक्स दे दिया, ठीक है ना, सॉरी एफ एक्स दे दिया, ठीक है, उन्होंने बोला क्यूबिक एफ एक्स है, अगर ऑलवेज इंक्रीजिंग है तो हमारे पास एफ डैश एक्स को हमारे पास 0 करना है। मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ, बट उससे पहले आपको एक बवाल पॉइंट बता देना चाहता हूँ। ये वाला सेकंड जो हमारे पास पॉइंट है वो आपको यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है, ये वाला, ठीक है, कि क्वाड्रेटिक हमें दिया हुआ ए एक्स स्क्वायर बी एक्स, मतलब दिया नहीं होगा, मतलब कभी ध्यान रखना है कोई भी क्वाड्रेटिक है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स सी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक कब हमेशा अगर पॉजिटिव हमें चाहना है, मतलब हमें, मैं बताता हूँ इजी लैंग्वेज में, कभी भी हमें जो क्वाड्रेटिक है उसकी वैल्यू अगर हमें पॉजिटिव चाहिए तो उसकी जो ए की वैल्यू है और डी, ए की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए, और जी जो है डी जो है, दैट इज हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास डी की वैल्यू जो है वो हमारे पास लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है ना, 0 से कम होना चाहिए। लास्ट अगर हमारे पास नेगेटिव चाहिए, हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक वैल्यू पूरा नेगेटिव चाहिए, तो ए की वैल्यू भी नेगेटिव होनी चाहिए और डी की वैल्यू भी नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है ना। चलो, और ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं 1 3 और यहाँ पे नोट जो है वो बताता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन एक करेंगे उसके बाद मैं बताना चाहूँगा, ठीक है ना। जैसे ये है हमारे पास एफ एक्स दे दिया ए प्लस 2 एक्स क्यूब माइनस 3 ए एक्स स्क्वायर प्लस 9 ए एक्स माइनस 1, ये बोल रहे हैं कि ऑलवेज दे, देखो इन्होंने कैसा वर्ड यूज किया है, दिस फंक्शन इज ऑलवेज डिक्रीजिंग, ठीक है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर, ठीक है। तो जब मैंने ये वर्ड देख लिया कि ऑलवेज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है ये वाला चीज, ठीक है ना, तो हमें समझ जाना है कि यहाँ पे पैरामीटर वो बोलेंगे जहाँ पे लिखा भी हुआ है वैल्यूज ऑफ ए बिलोंगिंग्स टू, हमारे पास यहाँ पे बिलोंग्स टू दैट फंक्शन, वो कितना होगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक अगर मैं बनाना चाहूँ एफ डैश एक्स निकालेंगे सबसे पहले तो, ठीक है, एफ डैश एक्स निकालो। इस स्टेप क्या होगा, सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालो, देन रिजल्ट का यूज करो जो मैंने पीछे लिखा था, रिजल्ट यूज, देन हुर्रे, हो गया आंसर, ठीक है, मिल जाएगा फिर। चलो करके देखते हैं, अगर मैं इस फंक्शन का एफ डैश एक्स निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ, एफ डैश एक्स निकालता हूँ, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, हमारे पास 3 ए प्लस 2 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 6 ए एक्स प्लस हमारे पास 9 ए, और वो तो कांस्टेंट है वो चला गया 9 ए, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह का क्वाड्रेटिक हमारे पास आ गया। वो कह रहा है कि ये जो हमारे पास एफ डैश एक्स है, मतलब वो कह रहा है ये फंक्शन जो है वो हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो हमारे पास एफ डैश एक्स जो है वो भी एक डिक्रीजिंग फंक्शन होने वाला है। अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो 3a प्लस 2 जो a की वैल्यू है वो हमेशा जो है हमारे पास लेस देन 0 होने वाली है, और जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है, मैंने अभी जस्ट पीछे बता के आया हूँ ये चीज़, जो आपको बता के आया हूँ ये वाला चीज़, कोई भी क्वाड्रेटिक अगर ऑलवेज नेगेटिव है तो हमारे पास a की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए और d की वैल्यू भी नेगेटिव होनी चाहिए। चलो इसको यूज़ करते हैं, रिजल्ट जो मैंने बताया था आपको, ये पहला पॉइंट आ गया। दूसरा हम लोग क्या यहाँ से रेफर कर सकते हैं, जो है यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, बट डी की वैल्यू जो है वो भी हमारे पास यहाँ पे लेस देन 0 होनी चाहिए। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 36 होता है, मतलब इसका स्क्वायर, माइनस में 4 3 12 हो गया, मैंने लिख देता हूँ डायरेक्ट 12, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ a प्लस 2 ऑलरेडी है और यहाँ पे 9a ऑलरेडी आ जाएगा, और एक, ठीक है ना, तो 9a और आ गया, चलो अच्छी बात है। तो ये तो पहली बात, तो यहाँ पे ये आ गया। अगर मैं ये सॉल्व करता हूँ, जो पहला हमारे पास रिलेशन आया वो सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, 3a प्लस 6 लेस देन 0 होगा, ठीक है, 3a प्लस 6 लेस देन 0, और यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो a है वो लेस देन 2 आएगा। तो मेरे को a की वैल्यू एक तो पता चल गई कि a जो है वो हमेशा लेस देन 2 आने वाला है। चलो ये मेरे को मिल गया, सॉरी, एक तो ये मेरे को ये पता चल गई ये चीज़, ठीक है। दूसरी बात, हम पर डी जब मैंने 0 किया तो डी से हमें पे क्या पता चला, यहाँ पे अगर मैं इसे खोल के लिखता हूँ अच्छे से,
तो यहाँ पे एक सेकंड, हाँ जैसे फॉर एग्जांपल 36 माइनस ये करेंगे तो इससे जब अच्छे से मैं इसे ओपन कर दूंगा तो यहाँ पे क्या बनने वाला है 12a, ठीक है 12a 6a प्लस 18 अगर मैं यहाँ पे देखूँ ये हमारे पास बड़ा होना चाहिए 0 से। जब हम लोग ये करेंगे ये तो लेस देन होगा, बट जब हम सॉल्व करेंगे ऐसे सॉल्व करेंगे बता देता हूँ आपको, चलो कोई बात नहीं। ये रहा हमारे पास। सबसे पहले तो एक सेकंड हम लोगों ने शायद ये गलत लिखा, कोई बात नहीं फिर से दिखाता हूँ आपको लिख के। डी जो है वो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले तो ए लेस देन 0 होना चाहिए और डी जो है वो भी हमारे पास लेस देन 0 होना चाहिए। कैसे करेंगे, सबसे पहले -6a का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस में हमारे पास इधर होना चाहिए 4 3 a प्लस 2 और 9a, इसकी वैल्यू जो है वो लेस देन 0 होनी चाहिए। इसे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -12a 12a माइनस 6 माइनस इसके लिख रहा हूँ 6a प्लस 18, ये होना चाहिए लेस देन 0। अगर मैं माइनस इस तरफ लेता हूँ तो ये जो है हमारे पास इनइक्वालिटी का साइन पलट जाता है, हमें पता है ये चीज़। तो 12a 6a प्लस 18 हमारे पास ग्रेटर देन 0 आ गया, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू निकालता हूँ यहाँ से तो हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी ऑफकोर्स। अगर मैं यहाँ पे नंबर लाइन में प्लॉट करता हूँ वे वी कर्व लगाएंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। वे वी कर्व जो लगाऊंगा मैं सिंपल, एक सेकंड, हाँ यहाँ पे सबसे पहले तो एक हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है 3, एक तो हमारे पास -3 आ रही है, सॉरी -3 एक वैल्यू आ जाएगी और एक 0 आएगी, ठीक है ना। एक की वैल्यू एक तो -3 और एक 0 आएगी, क्योंकि 12a को जब हम लोग 0 के बराबर पुट करेंगे या फिर हम लोग -6 को 0 पर बराबर पुट करेंगे तो यहाँ पे दो वैल्यू आएगी। और यहाँ पे जब मैं वेवी कर्व लगाता हूँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो हमारे पास e की वैल्यू आ रही है वो क्या आ जाएगी, सिंपल सी बात है गाइस, बहुत ही ईजी वाला सवाल। a बिलोंग्स टू हमारे पास इधर क्या हो जाएगा, a बिलोंग्स टू हमारे पास -∞ से लेकर -3 तक, यूनियन हमारे पास यहाँ पे 0 से लेकर इन्फिनाइट तक एक ही वैल्यू आ गई और ये भी है। तो इन दोनों को हमारे पास यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास एक ही फाइनल वैल्यू आने वाली है। जब इसका इंटरसेक्शन लेंगे, मैं यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ गाइस अब, ठीक है ना। तो फाइनल आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे लिख रहा हूँ, फाइनल आंसर जो एक ही हमारे पास यहाँ पे वैल्यू जो रेंज होगा वो कितना होगा, डेट इज a बिलोंग्स टू हमारे पास -∞ से लेकर -3 तक। अब जब लोगे तो आपको वैल्यू यही मिलने वाली है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं बोलूँगा कि ये मीन्स तो मैं जेई मीन्स में तो पूछ सकते हैं ऐसा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अब आजकल पूछ भी रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे वैरायटी भी बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कैसे उन्होंने यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो आप एक बार जो है पीछे जाइए, वीडियो को फिर से रिवाइंड कीजिए, फिर से देखिए, तो आपको समझ में आने ही वाला है, ठीक है ना। सिंपल हमने क्या किया, f' निकाला, जब भी हमारे पास ऑलवेज ग्रेटर देन 0 बोला होगा तो हमें वो रिजल्ट यूज करना है जो मैंने पीछे लिखा है कि हमारे पास dy/dx को या तो आप ग्रेटर देन 0 करो या फिर लेस देन 0 होगा, ये बोला हुआ क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक जो है हमारे पास f' अगर क्वाड्रेटिक आता है तो उसका जो हमारे पास a की वैल्यू है अगर ऑलवेज पॉजिटिव है तो a की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, a की वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए जब ऑलवेज नेगेटिव होगा। आपको ये रिजल्ट यूज करना है। और तीसरी मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ऑलवेज अगर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है वाले इक्वेशन दिया होगा और किसी कॉन्स्टेंट का इंटरवल पूछेगा तो ये वाला हमें यूज़ करना है, ऊपर वाला कंसेप्ट को, ठीक है। जो हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया वही यहाँ पे मैंने लिख दिया नोट के तरफ में। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे इसे ध्यान रखना है कि कैसे हमको यहाँ पे अप्रोच क्या होता है इसे सॉल्व करने का, ठीक है ना। क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपको अच्छी तरीके से करवा दिया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। और गाइस अगर आपने अभी तक आप वीडियो देख रहे हो और आपने लाइक नहीं किया है चैनल को, मतलब वीडियो को, प्लीज़ कर दीजिएगा, इस थोड़ा मोटिवेशन मुझे चाहिए होता है, ठीक है ना। और मैं इसको देख के और जो है आपके लिए अच्छा कंटेंट जो है यहाँ पे ट्राई कर सकूँ, बना सकूँ आपके लिए, ठीक है ना। तो आप जस्ट आपका प्यार जो है आप मेरे को चाहिए, ठीक है। आप बस प्यार देते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जितना भी चाहें आप, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुछ पॉइंट, कुछ डेफिनेशन है जो आपको पता रहना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे पहला जो हमारे पास डेफिनेशन आता है क्रिटिकल पॉइंट्स का, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होता है देखते हैं। क्रिटिकल पॉइंट सच कहूँ तो गाइज ये जो ऐसे एक्स की वैल्यूज होती है, जो भी फंक्शन में जो एक्स की वैल्यूज, ऐसी एक्स की वैल्यूज कोई भी फंक्शन में जिस एक्स की वैल्यू में हमारे पास dy/dx दैट इज जो हमारे पास यहाँ पे डेरिवेटिव है उस फंक्शन का वो हमारे पास 0 के बराबर हो जाए, या फिर उस फंक्शन की मतलब उस एक्स की वैल्यूज जहाँ पे जो हमारे पास डेरिवेटिव है उस फंक्शन का वो डजंट एग्जिस्ट, मतलब आप कुछ मतलब उसकी वैल्यू कुछ आए ना, ठीक है ना, मतलब एग्जिस्ट ही ना करती हो। या फिर आप जब dy/dx जब 0 के बराबर है, आपको ये याद रखना चाहिए, मैंने बताया था कि टेंजेंट पैरेलल हो जाए, किसके एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, dy/dx को 0 पुट कर देना। बट वो तो अलग हो गया। यहाँ पे वो भी मतलब वही सेम है, क्रिटिकल पॉइंट्स उसी चीज़ को बोलते हैं कि उस एक्स की वैल्यूज जहाँ पे dy/dx 0 के बराबर हो या फिर डजंट एग्जिस्ट हमारे पास, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करती हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पे ध्यान रखना है। सेकंड आता है स्टेशनरी पॉइंट। ये बता दूं स्टेशनरी पॉइंट जो होता है वो सबसेट होता है किसका, क्रिटिकल पॉइंट का, ठीक है ना। यहाँ पे डजंट एग्जिस्ट तो नहीं है, यहाँ पे सिर्फ dy/dx किसी भी फंक्शन का अगर हमारे पास 0 के बराबर आ रहा है
तो वो स्टेशनरी पॉइंट्स होता है उस फंक्शन के लिए, उस फंक्शन का वो स्टेशनरी पॉइंट यहाँ पे होता है dy अपॉन dx को यहाँ पे जीरो पुट मतलब जीरो के बराबर आना चाहिए, ठीक है ना। जो हमें लिख भी दिया है कि जो स्टेशनरी पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, सबसेट है किसका, क्रिटिकल पॉइंट्स का। कोई भी यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट लिखा है, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन अगर मेरे पास है, ठीक है ना, कोई भी कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन मेरे पास है। अब सर कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शंस क्या होती हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है हमारे पास जो सेशन है हमारे पास कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबिलिटी का, वो आप जाके पहले देखिए, तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, तब आके यहाँ पे आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। नहीं वैसा नहीं है आपको, वो नहीं, अगर आपने नहीं तो बाद में देख लीजिए, मैंने ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ठीक है ना। आप पहले ये एक जो आपने पकड़ा है वही पहले खत्म कीजिए, फिर आप जाके जो बाकी जो बचे हुए हैं वो कीजिए। अगर आपको ये समझ में नहीं आया अभी तक तो आप ये पॉइंट स्किप कर सकते हो, आप टाइम स्टैप बस नोट कर लो, फिर जब आप पढ़ लोगे तो आप जाके यहाँ पे आके वापस से रिवाइज कर सकते हो, ठीक है ना। तो कोई भी मैं जो कह रहा था कि कोई भी कंटिन्यूअस या डिफरेंशिएबल मेरे पास फंक्शन अगर है तो उसका जो क्रिटिकल पॉइंट है और जो स्टेशनरी पॉइंट है वो दोनों सेम होते हैं, ठीक है ना। कोई भी कंटिन्यूअस, फिर से रिपीट करता हूँ, कोई भी कंटिन्यूअस या डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए जो क्रिटिकल और हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट्स होते हैं वो दोनों ही हमारे पास सेम होते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन कौन होते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं हमारे पास। कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन जिसमें मैंने आपको बताया भी था हमारे पास कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर में, जो पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, ऑलवेज कंटिन्यूअस होते हैं, एट एवरी रियल नंबर हमारे पास यहाँ पे कंटिन्यूअस होते हैं। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल तो होंगे, ठीक है ना, चेक करना पड़ेगा, तो वो डिफरेंशिएबल तो होते ही है पॉलिनोमियल फंक्शन। तो यहाँ पे जो क्रिटिकल पॉइंट्स है और स्टेशनरी पॉइंट है वो दोनों हमारे पास सेम आते हैं फॉर दिस पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। अब आते हैं गाइस हमारे पास दो रिजल्ट्स, ठीक है ना। एक होता है रोल्स थ्योरम, एक होता है हमारे पास एलएमवीटी थ्योरम, दैट इज लैग्रेंजेस जो मीन वैल्यू थ्योरम। दो थ्योरम आती है हमारे पास यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे थ्योरम है इन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर पॉइंट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं इसमें, जेई मेंस की तरफ से, और ऑफ कोर्स एडवांस में तो पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये दो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा, थ्योरम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं इसे अच्छे से, ठीक है ना। रोल्स थ्योरम और एक हमारे पास क्या था, हमारे पास यहाँ पे एलएमवीटी दैट इज लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, दो हमारे पास यहाँ पे है। क्वेश्चन को जरूर समझेंगे कि क्या हमारे पास यहाँ पे ये थ्योरम्स क्या कहती है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्या है। तो गाइस जो है हमारे पास रोल्स थ्योरम है, जिसे हम लोग आरटी भी बोलते हैं, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में, वो क्या कहता है। सबसे पहले कुछ कंडीशंस होती हैं इस थ्योरम की, जो आपको मैंने यहाँ पे नोट मतलब ऑफ कोर्स अब दिख ही रहा होगा स्क्रीन में कि कंडीशन क्या है। कोई भी हमारे पास फंक्शन दिया होगा एफ एक्स, ठीक है ना, और फंक्शन जो है यहाँ पे जो एक्स है, मतलब एक्स की वैल्यूज जो है वो रेंज करी होंगी ए से लेकर बी तक, ठीक है। और वो जो एफ एक्स है वो मतलब कंडीशंस क्या है, पहली बात तो यहाँ पे जो एफ एक्स है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए इन द इंटरवल ए से लेकर बी तक, और डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए इन द इंटरवल ऑफ ए से लेकर बी तक, ठीक है। और ए और बी जो है पॉइंट है ऑफ कोर्स, ठीक है ना। और अगर मैं इन दोनों की मतलब ए और बी की वैल्यू मैं फंक्शन में जब निकालता हूँ, दोनों को वैल्यू जो है वो बराबर होना चाहिए इन रोल्स थ्योरम। ये एक हमारे पास यूनिक प्रॉपर्टी है। बाकी जो ऊपर की प्रॉपर्टी है वो एलएमवीटी अभी सेम होती है, बट जो रोल्स थ्योरम होता है उसमें ये प्रॉपर्टी दैट इज एफ ए की वैल्यू जो है वो एफ बी के बराबर होना चाहिए, ये यहाँ पे होता है, ठीक है। अगर ये हमारे पास फुलफिल हो रही है, ठीक है ना, अगर ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे फुलफिल हो रही है, मतलब ये दोनों की वैल्यू जो है वो बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं देन देयर एग्जिस्ट सी, कोई पॉइंट है सी, अ पॉइंट सी बिलोंगिंग टू ए से लेकर बी के बीच में कोई पॉइंट होगा सी, जो कि अब मैं अगर एफ डैश सी निकालता हूँ, ठीक है ना, मतलब एफ डैश निकालता हूँ, एफ डैश एक्स का मतलब एफ एक्स का जब मैं डेरिवेटिव निकालूंगा एट पॉइंट सी तो वो जीरो आएगा। देन देयर इज, मतलब अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, अगर ये देन ये, ठीक है ना, अगर ये हो रही है देन हमारे पास जो मैंने लिखा है वो होगा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइस हमारे पास है। मैं ग्राफिकली आपको समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास कोई भी कर्व है, जैसे मान लो ये, और एफ ए की वैल्यू जो है वो एफ बी के बराबर ही है, हमारे पास कंटिन्यूअस होना चाहिए, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया कंटिन्यूअस होना चाहिए, एंड डिफरेंशिएबल एक हमारे पास कर्व है ये, ठीक है। अगर ये कर्व है और ए से लेकर बी की हमारे पास यहाँ पे मैंने बोल दिया है एफ ए की वैल्यू, आप देख सकते हो दोनों की लेवल सेम है, दोनों की वैल्यू जो है वो हमारे पास सेम आ रही है। एफ ए अगर हमारे पास बराबर है एफ बी के, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ए और बी के बीच में एक पॉइंट लाई करता है सी, और अगर मैं एफ डैश एक्स निकालता हूँ एट पॉइंट सी तो वो जीरो के बराबर आएगा। तो ये हमारे पास रोल्स थ्योरम बोलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर आपको समझ में नहीं आया, बहुत ही स्वीट एंड सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है ना। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जिसको कोई भी अगर समझ में नहीं आया हो तो वो भी समझ में आ जाए। क्या, सबसे पहले कंडीशन, कोई भी मेरे पास फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए ए से लेकर बी तक, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ए से लेकर बी तक, और एफ ए की वैल्यू जो है वो एफ बी के बराबर होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है, देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट, देन एक पॉइंट जो है हमारे पास उस फंक्शन में लाई करती है, ए से लेकर बी के बीच में एक पॉइंट लाई करता है सी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे सी बोल दिया है, जो अगर मैं एफ डैश सी निकालता हूँ तो वो जीरो के बराबर आएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट जो है थ्योरम के बीच, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं इन दोनों के, ठीक है।
तो दोनों गाइज दो थ्योरम जो है हमारे पास पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे सवाल करने वाले हैं, ठीक है। तो LMVT जिसे हम लोग लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं, लैग्रेंजेस भी बोलते हैं, तो लैग्रेंजेस भी कुछ कुछ बोलते हैं। तो आपके हिसाब से गाइज LMVT आप ध्यान रखना, ठीक है ना। ठीक है, नाम से उतना कुछ पढ़ा नहीं है। LMVT हमें थ्योरम एक होता है और RT रोल्स थ्योरम वो होता है, ठीक है ना। कंडीशन सेम ही है कि fx अगर हमारे पास है, जिसकी अगर fx जो है x जो है वो a से लेकर b तक है, fx जो है वो कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन है इन a से लेकर b के इंटरवल में। और यहाँ पे जो यूनिक, जैसे मैंने बताया था कि ये जो अलग होता है, एफ ए की जो वैल्यू है वो एफ बी के बराबर नहीं आनी चाहिए गाइस, ठीक है ना। ये यहाँ पे एक चेंज होता है, वहां पे जैसे एफ ए की वैल्यू जो है वो एफ बी के बराबर थी, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे मतलब दोनों की वैल्यू जो है वो बराबर नहीं होनी चाहिए। तो क्या होगा, अगर ये तीन कंडीशंस फुलफिल हो रही है, कौन सी, कंटिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और एफ ए की वैल्यू जो है वो एफ बी के बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर ये तीन कंडीशंस फुलफिल हो रही है तो हम ऐसे कह सकते हैं, एफ एक्स की मतलब एफ एक्स ये तीन कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि देन देर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी, ए से लेकर बी के बीच में एक पॉइंट सी लाई करता है। और अगर मैं एफ डैश सी निकालता हूँ तो वो कुछ इस तरह का हमारे पास आ जाता है, दैट इज एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के बराबर आता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास ये रिलेशन होता है गाइस, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख दिया, मैंने बना देता हूँ, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, फॉर्मुला है जो कि आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये है हमारे पास इधर, ठीक है, अच्छी बात है। कैसे, मैं आपको ग्राफिकली भी समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने मान लो यहाँ पे एक ग्राफ ले लिया, कर्व है, ठीक है ना। और ये जो है हमारे पास बी पॉइंट है, ये हमारे पास कोई ए पॉइंट है, ठीक है ना। और ये मैं लिख देता हूँ फिर से वही चीज़ कि ये जो कर्व है ये हमारे पास जो है क्या है, हमारे पास एक सेकेंड, कर्व जो है वो हमारे पास यहाँ पे कंटिन्यूअस भी होना चाहिए, डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ये दोनों फुलफिल कर रहा है और एफ ए की वैल्यू एफ बी के बराबर नहीं है, देख सकते हो इधर हमारे पास ये जो है बराबर नहीं है, आप क्लियरली देख सकते हो ग्राफिकली भी। अगर ये दोनों बराबर नहीं है देन देयर लाइज अ पॉइंट, ये हमारे पास ए पॉइंट है, मान लो ए पॉइंट, और ये हमारे पास क्या है बी पॉइंट, देन देयर लाइज अ पॉइंट सी, ठीक है, बिटवीन ए एंड बी। और अगर मैं एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालता हूँ एट पॉइंट सी, तो वो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के बराबर आएगा। जैसे वहाँ पे एफ डैश की वैल्यू जो है वो सी के बराबर आ रही थी, सी मतलब एफ डैश सी की बराबर जो वैल्यू है वो जीरो के बराबर आ रही थी, यहाँ पे कुछ इस तरह का वैल्यू हमारे पास आने वाला है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों जो थ्योरम है वो समझ में आए होंगे। दोनों का एक एक क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, जिसका आपको पूरा एकदम अच्छी तरीके से क्लैरिटी यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप एक बार ध्यान से देख लीजिए क्या क्या मैंने बताया था, एक बार आप जो है पॉज कीजिए वीडियो को, उसके बाद आप देख लीजिए मैंने क्या बताया आपको, ठीक है, मतलब क्या क्या कंडीशन लिखी है आप एक बार याद मेमोराइज कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। एक सेकेंड, हमारे पास इधर मैंने क्या किया था, हाँ एक सेकेंड, सबसे पहले तो आप रोल्स थ्योरम देख लीजिए क्या क्या है इधर हमारे पास, रोल्स थ्योरम में क्या कहता है इधर देख लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, बट इसे थोड़ा सा अच्छे से मैं यहाँ पे बॉक्स में बंद कर देता हूँ, जिससे आपको ये जो कंडीशन आपको यहाँ पे ध्यान में है, ठीक है ना। आप चाहें तो आप ऐसे ले सकते हैं, ठीक है, बट आपको नोट्स तो ऑलरेडी मिलने वाले हैं, ठीक है, तो आपको आप चाहें तो ऑफ कोर्स ऐसे से ले भी सकते हैं। मैंने यहाँ पे रोल्स थ्योरम दिखा दिया। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे पास इधर, इसमें हमारे पास LMVT में आप पॉज करके इसको भी एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है ना, अपने से। उम्मीद करता हूँ आपने पढ़ लिया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने सवाल की ओर। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक सवाल आता है, एफ एक्स बराबर दे दिया है एक्स प्लस थ्री ई टू द पावर माइनस एक्स बाई टू, एक्स जो है वो माइनस थ्री से जो है जीरो की तरफ है। तो आप क्लियरली बोल सकता हूँ मैं कि जो माइनस थ्री है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये ए पॉइंट जैसे हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा था ए है, और ये हमारे पास बी है। तो अगर मैं एफ ए और एफ बी की वैल्यू निकालता हूँ, क्योंकि वो चेक करना पड़ता है, दोनों ही कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन आप देख सकते हैं, पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूस होगा ही, ठीक है, आप चेक भी कर सकते हो, दोनों ही हमारे पास यहाँ है, मैं लिख देता हूँ फिर भी कंटिन्यूस है एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन है गाइस, ठीक है। चलो, और अगर मैं यहाँ पे एफ माइनस थ्री की अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ, मतलब एफ में अगर मैं माइनस थ्री पुट करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे ये माइनस थ्री, ये माइनस थ्री, मतलब ऑफकोर्स यहाँ पे माइनस थ्री पुट करोगे तो ये जीरो के बराबर आ जाएगा, ठीक है, अच्छी बात है, जीरो के बराबर आ गया। और अगर मैं एफ जीरो की बात करता हूँ, वो भी हमारे पास जीरो के बराबर आ रहा है। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे मैं ऐसे कह सकता हूँ कि एफ ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास एफ बी की बी के बराबर है। तो यहाँ पे रोल्स थ्योरम जो है वो एप्लीकेबल है, रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे हम लोग, अगर मेरे को आप सी की वैल्यू निकालनी है, बिकॉज फाइंड सी चेक रोल थ्योरम और LMVT एप्लीकेबल और नॉट, तो यहाँ पे RT जो है एप्लीकेबल है, बट LMVT जो है वहाँ बस नॉट एप्लीकेबल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एफ ए जो है वो एफ बी के बराबर आ गया। वहाँ पे जो होता था एफ ए की वैल्यू जो है वो एफ बी के बराबर नहीं आनी चाहिए थी, तो यहाँ पे आ गया, तो हमारा रोल थ्योरम यहाँ पे वैलिड है। अब अगर मेरे को यहाँ पे सी की वैल्यू चाहिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे एफ डैश एक्स निकालूंगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, एफ डैश एक्स हमें पता है कैसे निकालते हैं हम लोग, अभी जस्ट जो पिछला सेशन था वो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में था, तो अगर आपने वो नहीं देखा जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, टू एक्स माइनस थ्री टू दी पावर माइनस एक्स बाई टू, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास प्लस में एक्स स्क्वायर बाई थ्री प्लस थ्री एक्स, सॉरी बाई क्यों लिख रहा हूँ, एक्स का जल्दीबाजी में गाइस थोड़ा सा गलती हो सकता है हमसे, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स
और यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास e टू द पावर -x/2 होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डेरिवेटिव निकाल लिया f डैश एक्स। अब मैं क्या करूँगा, f डैश एक्स की वैल्यू c पे निकालूंगा, क्योंकि हमें c की वैल्यू चाहिए, ठीक है। f डैश एक्स, क्योंकि और ये जो c है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होगा। अगर ये फुलफिल हो रहा है, रोल थ्योरम अगर एप्लीकेबल है, तो देन देयर लाइज अ पॉइंट c एंड f डैश c की वैल्यू जो है हमारे पास 0 के बराबर होनी चाहिए, दैट इज 2c-3। मैं यहाँ पे सिंपल वही पुट कर दे रहा हूँ यहाँ पे। आप कैसे, तो इधर मैं अगर e टू द पावर -x/2 यहाँ पे कॉमन लेता हूँ, दैट इज e टू द पावर -x की जगह मैं c पुट करूँगा बाई 2, और 2c-3 सॉरी -3, और प्लस में हमारे पास इधर क्या हो जाएगा, c² + 3c। अगर ये है इतना हमारे पास इधर हो जाएगा, इसकी वैल्यू जो है वो 0 के बराबर आ जाएगी। रोल्स थ्योरम से हम लोगों ने यही सीखा है, चलो अच्छी बात है। अगर ये है, जब हम लोग सॉल्व करेंगे इससे क्वाड्रेटिक फॉर्म होगा। क्वाड्रेटिक की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो 2c - +3 बराबर हो जाएगा हाफ c² + 3c के बराबर हो जाएगा। जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको c की दो वैल्यूज मिलेंगी, c बराबर -2। मैं सॉल्व नहीं करना गाइस, हमारे पास फालतू में वो नहीं खींचेंगे, आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना ऑलरेडी आता है, मैंने यहाँ पे वैल्यू लिख दे रहा हूँ फिर भी, ठीक है। तो यहाँ c जो है वो -2 या -3 -2 और 3 आएगी। हमें पता है गाइस, ये जो है c लाई करेगा इसके बीच, c लिख देता हूँ मैं फिर भी, c लाइज बिटवीन -3 से 0 तक। तो यहाँ पे -3 से अगर 0 से लाई करता है तो 3 जो है वो पॉसिबल नहीं होगा यहाँ पे। तो फाइनल जो c की वैल्यू हो जाएगी वो किसके बराबर होगी, -2 के बराबर हमारे पास आ जाएगी। जो फाइनल आंसर होगा वो हमारे पास -2 आ जाएगा c की वैल्यू, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो है क्वेश्चन समझ में आया होगा, कैसे हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया। सबसे पहले यहाँ पे रिजल्ट का यूज़ किया है, कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन था। पहले हम लोगों ने एंड पॉइंट्स में जो है फंक्शन की वैल्यू निकाली, देखिएगा कि हम लोगों ने देखा कि जो एफ ए की वैल्यू है वो एफ बी के बराबर आ रही है, तो यहाँ पे रोल्स थ्योरम जो है वो एप्लीकेबल हो जाता है। फिर हम लोगों ने एफ डैश एक्स निकाला, उसके बाद एफ एक्स की जगह हम लोगों ने सी डाला है, बिकॉज सी जो है वो लाई करता है, बिकॉज रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है तो सी जो है एक पॉइंट लाई करता है, जो एफ डैश सी की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर होगी। अगर ऐसा है तो जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया तो एक क्वाड्रेटिक फॉर्म हुआ। क्वाड्रेटिक के दो हमारे पास यहाँ पे रूट्स आए, जैसे -2 और 3 हो नहीं सकता, बिकॉज यहाँ पे पॉइंट जो है वो ए और बी के बीच में लाई करता है। तो 3 जो है वो 0 से मतलब बड़ा है, तो वो तो लाई करेगा नहीं। तो यहाँ पे एक ही वैल्यू जो हमारे पास यहाँ बच जाता है फेवर में, वो की है -2 के बराबर, ठीक है। तो यहीं से हमारे पास यहाँ पे सवाल समाप्त होता है। आगे बढ़ते हैं और हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, और आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये जो है हमारे पास LMVT यहाँ पे यूज होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे एक तो हम लोगों ने रोल्स थ्योरम कर लिया है, तो अब हमारे पास यहाँ पे LMVT ही होने वाला है, ठीक है। चलो फिर भी हम लोग यहाँ पे टेस्ट तो करेंगे, मतलब देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा एप्लीकेबल है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह कहता है कि f(x) बराबर है x/(x+2) के बराबर है, और x जो है वो 1 से लेकर 4 तक हमारे पास है। फाइंड c, हमें c की वैल्यू निकालनी है, और चेक हमारे पास रोल थ्योरम और LMVT जो है एप्लीकेबल है या नहीं है, ठीक है। सबसे पहले ये हमारे पास देख सकते हो इधर फंक्शन है, तो ये हमारे पास क्लियरली दिख रहा है कि ये कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन, ये मैं ऑलरेडी देख के कह सकता हूँ, चलो ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे f1 की वैल्यू निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ, f1 की वैल्यू निकालता हूँ, ये किसके बराबर आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे f1 की वैल्यू निकालता हूँ एंड पॉइंट्स में, तो 1/3 के बराबर आ रही है, चलिए ठीक है। उसके बाद अगर मैं f4 की वैल्यू निकालता हूँ, तो ये हमारे पास 2/3 के बराबर आ रही है। तो यहाँ पे क्लियरली मैं क्या कह सकता हूँ कि जो एफ ए की वैल्यू है वो हमारे पास बराबर नहीं है किसके, एफ बी के। तो यहाँ पे रोल थ्योरम वो एप्लीकेबल नहीं है, LMVT जो है यहाँ पे एप्लीकेबल है, ठीक है। अब अगर एप्लीकेबल है तो हमें क्या करना पड़ता है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना पड़ता है हमारे पास। अब सी की वैल्यू चाहिए तो हमारे पास एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। एफ डैश एक्स अगर मैं निकालता हूँ इधर, सिंपल बहुत है, हमारे पास यहाँ पे यू जो है रूल लगाना पड़ता है, u/v रूल लगाना पड़ता है इधर। तो दैट इज x+2, 1 तो ऑलरेडी हो गई, ठीक है। और फिर हमारे पास डॉट एक्स -x, सॉरी क्या कह रहा हूँ, डॉट -x अपॉन में हमारे पास x+2 का होल स्क्वायर, ठीक है, अच्छी बात है। जब इसे देखेंगे इधर हमारे पास, जब एफ डैश एक्स आ गया है, ठीक है, जब इसे खोल के लिखूंगा तो यहाँ पास किसके बराबर है, एक्स जो है ये कट जाएगा इधर से, 2 बचेगा सिर्फ, और 2 जब अगर बचेगा हमारे पास तो 2/x+2 का होल स्क्वायर हमारे पास इधर एफ डैश एक्स का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। एक बार हमारे पास एफ डैश एक्स का वैल्यू आ गया, हम लोग निकालेंगे क्या, एफ डैश सी निकालेंगे, और वो किसके बराबर होता है गाइस, किसके बराबर होता है जल्दी बता दो, दैट इज बराबर होता है एफ डैश हमारे पास एफ बी के बराबर, एफ बी दैट इज हमारे पास एफ, जब मैं 4/4+2 दैट इज 6, माइनस में हमारे पास एफ ऑफ ए दैट इज 1/3 के बराबर आ जाएगा, एंड अपॉन में हमारे पास किसके बराबर, 4 - 1 के बराबर आता है ये चीज़, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ ये किसके बराबर आएगा, 2/3 - 1/3, 2/3 - 1/3 दैट इज 1/3 के बराबर आएगा, और ये हमारे पास कितना है, 3 है, ठीक है। तो 1/3 और अपॉन 3 दैट इज 1/9 के बराबर आएगा ये चीज़, ठीक है। और ये किसके बराबर है, स्लोप, मतलब ऑफकोर्स एफ डैश सी के बराबर है ये चीज़, ठीक है। अगर मैं देखूँ इधर अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ये हमारे पास एफ डैश सी के बराबर है, ठीक है। तो
एफ डैश सी हम लोगों ने कितना निकाला, अगर मैं जो एफ डैश निकाला उसमें सी पुट कर देता हूँ और 1/9, तो यहाँ पे देखो ये अगर मैं 2/c+2 का होल स्क्वायर बराबर है किसके, 1/9 के बराबर है, क्योंकि अभी जस्ट हमने निकाला ये, जब उन्होंने LMVT का यूज किया और वहाँ पे एफ डैश का यूज किया, तो यहाँ से क्वाड्रेटिक बनेगा। क्वाड्रेटिक को जब सॉल्व करोगे तो सी की वैल्यू आराम से आपके पास धीरे धीरे करके आ जाएगी, ठीक है। और वो क्या आ जाएगा, मैं अच्छे से लिख रहा हूँ, दैट इज फाइनल आंसर 3√2 - 2 के बराबर हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसी सा क्वेश्चन था गाइस, कैसे हम लोगों ने क्या अप्रोच रहना चाहिए, मैंने आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे स्लोली गाना नहीं गाइस समझाया है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, F1 और F2 मतलब एंड पॉइंट्स में फंक्शन की वैल्यू तो निकालनी है, अगर वो सेम आती है तो रोल्स थ्योरम वैलिड, अगर मतलब अलग अलग आती है तो हमारे पास LMVT जो है वो वैलिड है। फिर हम लोगों ने F'(x) निकाला, उसके बाद हम लोगों ने F'(c) निकाला यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ LMVT। दोनों को जब इक्वेट किया, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्म हुआ, क्वाड्रेटिक यहाँ पे फॉर्म होगा, क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया, वैल्यू आ गई हमारे पास, यहाँ पे सी की वैल्यू हमारे पास आ गई है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको दोनों थ्योरम जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर समझ में आया प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए थोड़ा सा, अगर आपने अभी तक नहीं किया, ठीक है ना। अब गई हमारे पास एक इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन होता है किसका, हमारे पास रोल्स थ्योरम का एक इंपॉर्टेंट कह सकते हो रिजल्ट होता है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बता देता हूँ, कोई भी हमारे पास फंक्शन है f(x), ठीक है ना, उसके बीच जो है रूट लाई करता है f'(x) का, ठीक है। ग्राफिकली आपको समझाता हूँ जिससे आप क्लियरली समझ में आए। ग्राफिकली अगर मैं समझाऊँ मतलब क्या है, मतलब बिटवीन दो रूट्स f(x) का देयर लाइज एटलीस्ट वन रूट ऑफ f'(x) का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास बिटवीन, मैं लिखना चाहता हूँ इधर, बिटवीन टू रूट्स, टू कॉन्जिक्यूटिव रूट्स भी लिख सकता हूँ मैं, कॉन्जिक्यूटिव रूट्स, एक के बाद एक रूट्स जो है हमारे पास f(x) का, ऑफ फंक्शन f(x), ऑफ फंक्शन, मेरे पास एक फंक्शन है f(x), उसके दो रूट के बीच में देयर लाइज एटलीस्ट वन रूट ऑफ इट्स डेरिवेटिव, वन रूट ऑफ इट्स डेरिवेटिव, क्या डेरिवेटिव, ठीक है। उसका डेरिवेटिव का एक रूट जो है वो हमारे पास यहाँ पे डेरिवेटिव f'(x) का एक रूट लाई करता है। मतलब अगर हमारे पास यहाँ पे f(x) का दो रूट है, a और b दो रूट है हमारे पास f(x) का, तो जो f'(x) है उसके बीच एक रूट लाई करेगा c, जो कि हमारे पास रूट होगा किसका, यहाँ पे f'(x) का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ, अगर हमारे पास यहाँ पे f(x) का n रूट्स हैं, f(x) के n रूट्स अगर मेरे पास हैं, ठीक है, तो f'(x) के उससे एक कम रूट होने वाला है, दैट इज n-1 रूट्स हमारे पास किसका होगा, f'(x) का एक कम रूट हमारे पास होने वाला है। और बहुत ही ज्यादा गाइस हमारे पास इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर हमारे पास f(x) का n सोल्यूशन है या फिर n रूट्स हैं, तो f'(x) के हमारे पास उससे एक कम रूट होने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो रूट है f(x) के, f(x) का दो रूट, या सोल्यूशन कह सकते हो, मैं सोल्यूशन लिख दे रहा हूँ कोई बात नहीं, सोल्यूशन। तो यहाँ पे देख सकते हो ये f'(x) का है, f'(x) का, ठीक है, f'(x) का हमारे पास एक ही सोल्यूशन आ रहा है, ठीक है। क्लियरली आप देख सकते हो, ग्राफिकली मैंने आपको समझाया है, ठीक है। तो इजी सा एक आपको रिजल्ट है जो आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में कभी कभी यूज हो जाता है, ठीक है ना, इनडायरेक्टली आपको यूज होता है। अब कैसे हम लोग आगे हैं अपने नेक्स्ट अध्याय में, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे पार्ट होते हैं। एक तो हमारे पास टेंजेंट का इक्वेशन वगैरह एक हमारे पास सेक्शन होता है एओडी में। सेकंड हमारे पास जो सेक्शन होता है उसमें हमारे पास मिनिमा मैक्सिमा, सॉरी जो है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला पार्ट होता है जो हमने कर लिया इधर। उसके बाद आता है हमारा मैक्सिमा मिनिमा, ये भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम के साथ ये समाप्त हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक आप देख रहे हो वीडियो को, तो हो सकता है आप जो है एक सीरियस एस्पिरेंट है, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, तो उसका शेयर कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया। इतना भी सेल्फिश होना ठीक नहीं है गाइस, ठीक है। अपने दोस्तों का भी फायदा कर दीजिए अगर आप जो है यहाँ पे सीख रहे हैं कुछ, ठीक है ना। तो अब जो है टॉपिक हमारे पास आता है मैक्सिमा मिनिमा का, सॉरी। चलिए शुरू करते हैं, वो हमारे पास क्या है, ठीक है ना। तो इस मैक्सिमा और मिनिमा होता क्या है, आप वर्ड से ही समझ सकते हो, कोई भी फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं क्रिटिकल पॉइंट्स की, मैंने अभी जस्ट पीछे बता के आया हूं, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होता है कि dy/dx कभी भी अगर जीरो होता है या फिर नॉट डिफाइंड होता है, उस वैल्यू को, उस x की वैल्यूज को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं उस पर्टिकुलर फंक्शन का, ठीक है। अब मतलब x की वैल्यू जो है वो इंटरवल के अंदर होनी चाहिए ऑफकोर्स, ठीक है ना। तो अगर वो वैल्यू जो है वो जीरो दे रही है, f' की वैल्यू जीरो आ रही है उसमें, या फिर नॉट डिफाइंड आ रही है, तो उसमें हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स बोलेंगे। अब मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालने के लिए दो टेस्ट होते हैं, एक तो होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, एक होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है, दोनों में कॉमन क्या है
कोई भी हमारे पास फंक्शन होगा उसमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले उसका डेरिवेटिव निकालो, ठीक है। डेरिवेटिव निकाल के हमें पास जो है एक्स की वैल्यूज चेक करनी है। अगर वो पॉजिटिव एक्स की वैल्यूज में, कोई भी एक्स की वैल्यूज में, पर्टिकुलर एक्स की वैल्यूज में वो पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो रहा है उस पर्टिकुलर वैल्यू में, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्सिमा बोलेंगे इन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। दूसरा क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर टेस्ट बोलते हैं। और अगर कभी भी नेगेटिव से हमारे पास पॉजिटिव में जा रही है तो वो हमारे पास एक मिनिमा अटेंड होने वाला है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं इधर, मिनिमा ऑफ कोर्स, ठीक है। सेकंड ऑर्डर टेस्ट में क्या होता है, यहाँ पे एफ एक्स को हम लोग ऑफकोर्स एफ डैश एक्स निकालेंगे। अगर वो जीरो के बराबर आ गया हमें वैल्यूज ऑफ एक्स मिलेंगी। उस वैल्यूज ऑफ एक्स में जब हम लोग पुट करेंगे एफ डैश डबल डैश एक्स निकालेंगे, और उस डबल डैश एक्स में एफ डबल डैश एक्स में जब हम लोग एक्स की वैल्यूज पुट करेंगे, अगर वो लेस देन जीरो आ रहा है तो वहाँ पे एक हमारे पास मैक्सिमा अटेन होने वाला है, और अगर वो ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो एक मिनिमा हमारे पास उस पॉइंट में, पर्टिकुलर पॉइंट में अटेन होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ बवाल पॉइंट्स लिखे हैं आपके लिए। यहाँ पे कुछ आपको बवाल पॉइंट्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। कोई भी अगर क्वेश्चन में हमारे पास क्यूबिक, हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हो, क्या दिया हो, क्यूबिक हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हो, तो क्यूबिक में हमारे पास जो ए वैल्यू होती है, सबसे जो हमारे पास ए की वैल्यू है, अगर है हमारे पास कॉन्स्टेंट जो होता है ए की वैल्यू, वो अगर जीरो से बड़ा है तो जो मैक्सिमा है वो छोटा क्रिटिकल पॉइंट में अटेन होने वाला है, और जो मिनिमा है वो हमारा बड़े क्रिटिकल पॉइंट में अटेन होने वाला है। क्रिटिकल पॉइंट जो हमारे पास निकालेंगे डिवाइड अपॉन dx जीरो करके, जो पॉइंट्स निकले वाले हैं, जो छोटा क्रिटिकल पॉइंट है उसमें हमारे पास मैक्सिमा होगा, जो हमारे पास यहाँ पे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है उसमें हमारे पास मिनिमा होने वाला है, फॉर अगर हमारे पास ए ग्रेटर देन जीरो है इन क्यूबिक इक्वेशन। और अगर लेस देन जीरो है, हमारे पास ए जो है वो लेस देन जीरो है, तो मैक्सिमा जो आने वाला है वो बड़ा क्रिटिकल पॉइंट में आने वाला है, और जो मिनिमा आने वाला है वो मिनिमा आने वाला है वो छोटे क्रिटिकल पॉइंट में आने वाला है। ये तो बेसिक सा है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो आगे बताने वाला हूँ ज्यादा हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट या रोल प्ले करता है। अब क्या होता है ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा। गाइस ये मैं कुछ थ्योरी आपके पॉइंट्स बता रहा हूँ, जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो आपको सारी क्लैरिटी यहाँ पे धीरे धीरे करके मिल जाएगी, ठीक है ना। अगर बात करूँ ग्लोबल मैक्सिमा या मिनिमा की, एफ डैश एक्स मेरे पास जीरो कर देना है, ठीक है। एफ डैश एक्स को जब मैं जीरो करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगी, एक्स की वैल्यूज, वो एक्स की वैल्यूज आएंगी जहाँ पे एफ डैश एक्स को जो है वो जीरो होगा। तो जब मेरे को क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगी और वो फंक्शन का एंड पॉइंट क्वेश्चन में दिया होगा, जहाँ पे जो फंक्शन जिस इंटरवल में वो जो है यहाँ पे डिफाइन है, जब फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया यहाँ पे ए से बी, एंड पॉइंट से किसके, एफ एक्स जो हमारे पास फंक्शन है उसका एंड पॉइंट यहाँ पे मेरे को दिया है। अगर मेरे को ग्लोबल मैक्सिमा या मिनिमा चाहिए, ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा चाहिए, तो मैं जो मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं ए और बी, ये तीन हमारे पास यहाँ पे जो पॉइंट्स आई हैं, उनको जब मैं एफ एक्स में पुट करूंगा, इन तीनों चीजों को जब मैं पुट करके जिसमें भी ज्यादा वैल्यू आ रहा है वो हमारे पास ग्लोबल मैक्सिमा आ जाएगा, वो हमारे पास पॉइंट जो है वो ग्लोबल मैक्सिमा है। और जिसमें भी सबसे लोएस्ट वैल्यू आ रहा है वो हमारे पास ग्लोबल मिनिमा है। मैंने बोल तो दिया थ्योरी, ठीक है, ओरली मैंने बता तो दिया आपको, बट जब मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा तो आपको और जो है यहाँ पे समझ में आने वाला है। फिर भी ये तो ईजी है, मैं आपको और अच्छे से यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स की मेरे पास कुछ भी, मैंने यहाँ पे कुछ है, कुछ भी मैंने यहाँ पे एफ एक्स कुछ भी दे दिया इन्होंने, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको जीरो के बराबर, मतलब एफ डैश एक्स निकाला, उसको जीरो के बराबर पुट किया, मेरे को यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए, ठीक है ना। क्रिटिकल पॉइंट्स मैंने मान लिया एक्स मिली और एक वाई मिला, और यहाँ पे एंड पॉइंट जो है वो है ए और बी, ठीक है। तो मैं एक्स में, वाई में, ए में और बी में, ये चार वैल्यूज को एफ एक्स में पुट करके, मतलब एक साथ नहीं एक एक करके पुट करूंगा। एक्स में एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, फॉर एग्जाम्पल एक्स में कुछ आया 100, वाई में हमारे पास 102 आया, ए जब मैंने पुट किया तो 103 आया, और जब मैंने बी पुट किया तो 200 आ गया। तो यहाँ पे मैं ग्लोबल मैक्सिमा कौन सा पॉइंट हो जाएगा, इस इन पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो ग्लोबल मैक्सिमा होगा वो हमारे पास बी पॉइंट जो है वो ग्लोबल मैक्सिमा हो जाएगा। और अगर मैं ग्लोबल मिनिमा की बात करूँ, यहाँ पे देखो जब मैं एक्स वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो हमारे पास 100 की वैल्यू 100 आ रही है, सबसे लोएस्ट है, और यही इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्लोबल मिनिमा हो जाएगा, ठीक है ना। होप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कैसे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। तो एफ मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि एफ जो है सीपी, जो भी हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आया, सीपी मतलब कनॉट प्लेस नहीं होता गाइस, ठीक है। आपको सीपी में क्रिटिकल पॉइंट्स में आपको यहाँ पे एफ फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद हमारे पास फंक्शन की वैल्यू ए में निकालनी है, उसके बाद बी में निकालनी है, तीनों को हम लोग को यहाँ पे कंपेयर करना है, सबसे ज्यादा जिसकी होगी वो हमारे पास ग्लोबल मैक्सिमा हो जाएगा, जो सबसे कम होगी वो हमारे पास ग्लोबल मिनिमा हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये पेज गाइज आपको मैं बोलूंगा कि पी लो, मतलब रट लो, कुछ भी कर लो, बट आपको ये भूलना नहीं चाहिए। और मेन तो गाइज ये दो पॉइंट है, ये दो जो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन है, ये दो चीज, ये तो हद से ज्यादा हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना। तो ये कुछ ऐसे हैं, मतलब ये अगर कभी भी ऐसा चेहरा हमें दिख जाए तो हमें पता, ये जो है ये हमारे पास क्या होते हैं, डेरिवेटिव किसके होते हैं हमें पता रहना चाहिए। जो पिंक में है, इसको अगर मैं पिंक को जो है पिंक पे जो लिखा है उसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, क्या करता हूँ यहाँ पे मैं डिफरेंशिएट, अगर मैं पिंक वाले को करता हूँ तो मेरे को ब्लू वाले यहाँ पे मिलने वाले हैं। और ये चेहरे आपको बहुत ज्यादा याद रखना, मतलब याद रखना है, स्पेशली ये जो फोर्थ और फिफ्थ है। मेरे पास अगर कभी भी दिख जाए कि एफ एक्स है, ठीक है, एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स, अगर ऐसे दिख जाए तो जब मैं एक्स एफ एक्स को डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे को ये मिलने वाला है। कैसे देखो गाइस, यूवी रूल लगाएंगे, एक्स ऐसे ही रहेगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा यहाँ पे,
ठीक है, प्लस एक्स का डिफरेंशिएट करो 1 हो जाएगा और एफ एक्स रहेगा वैसे ही, ठीक है। तो आप मैंने करके भी दिखा दिया एक एग्जांपल, ठीक है। और पांचवा क्या है हमारे पास, कभी भी अगर हमारे पास एफ डैश एक्स प्लस के एफ एक्स दिख जाए, के जो है हमारा कोई कांस्टेंट होगा एफ एक्स के साथ, तो डिफरेंशिएट किसका होता है कुछ इस तरह का, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे हमको ये मिलने वाला है डिफरेंशिएट ऑफ ई टू द पावर के एक्स एफ एक्स, जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ये मिल जाने वाला है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डी ओ एफ क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है ना। मैंने आपको ये चार्ट बना के सारे 5 आपको यहाँ पे दिए हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब भी हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन या फिर मतलब एओडी में कोई भी क्वेश्चन करते हैं, और बाकी के चैप्टर्स में भी कैलकुलस में भी ये हेल्प करने वाला है, ठीक है ना। तो मैंने अभी क्या क्या समझाया आपको, मैक्सिमम मिनिमम में कुछ बेसिक पॉइंट्स देखी, फर्स्ट ऑर्डर टेस्ट, सेकंड ऑर्डर टेस्ट, उसके बाद बवाल पॉइंट्स में हमने देखा क्यूबिक इक्वेशन आएगा क्या होगा, देन ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा क्या होता है वो भी मैंने आपको समझाया है, और यहाँ पे मैंने फॉर्म दे दिया जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको भूल चाह के भी भूलना नहीं है, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो आपको क्लैरिटी मिला, मतलब क्लैरिटी मिलेगा फिर हमारे पास यहाँ पे जो है यहाँ पे इस टॉपिक में मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन। हमारे पास पहला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक ले लिया है एफ एक्स, ठीक है, और एफ एक्स जो है 2x³ मैंने क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लिया है 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 53, ये मेरे पास एक क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है लोकेट, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, लोकेट लोकल, मैंने क्या बोला है, लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, लोकल बोला है तो हमारे पास एंड पॉइंट्स नहीं दी होंगी, ठीक है। लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा हमें निकालना है, चलो अच्छी बात है। लोकल मैक्सिमा कैसे निकालेंगे, सबसे पहले dy अपॉन dx निकाल लो सबसे पहले तो, क्योंकि वही हमारे पास सबसे पहला स्टेप रहता है कभी भी हमारे पास लोकल मैक्सिमा या मिनिमा निकालना हो। एफ डैश एक्स निकालेंगे, क्या हो जाएगा 6x² माइनस 6x माइनस 36, इसको जब मैं 0 के बराबर पुट करूंगा तो मेरे को क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे, क्या मिलेंगी, क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे। क्या करना है इसका, जब मैं यहाँ पे रूट्स निकालूंगा, यहाँ पे पहली बात तो x² माइनस एक्स माइनस एक्स और माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0 के बराबर हो जाएगा। जब मैं यहाँ पे वैल्यूज निकालता हूँ किसकी, हमारे पास x की, तो यहाँ पे जब मैं मिडिल टर्म स्प्लिट करता हूँ x-3 और x+2, दो हमारे पास रूट्स आएंगी बराबर 0, तो यहाँ से हमारे पास दो रूट्स आ गए, दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। आप कह सकते हो कि x बराबर हमारे पास क्या आ गया, -3 कह रहा हूँ +3 और -2 +3 और x बराबर -2, ये दो हो गया हमारे पास क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स हैं इस पर्टिकुलर फंक्शन का। जब क्रिटिकल फंक्शन मतलब दो हमारे पास यहाँ पे आ गया, हमारे पास लोकल मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑर्डर टेस्ट लगाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे लोकल मैक्सिमा मिनिमा पूछा है, तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर लगाएंगे 2। पहले बात तो यहाँ पे दो हमारे पास आए हैं रूट्स, तो यहाँ पे 2 और 3 यहाँ पे जो आए हैं क्या क्रिटिकल पॉइंट, तो दो हमारे पास यहाँ पे बता दिया। अब मैं क्या निकालूंगा यहाँ पे, अगर मैं 3 से कोई भी बड़ा वैल्यू लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 4 ले लिया मैंने, तो फंक्शन की वैल्यू मेरे को चेक करनी है कि 4 में क्या आ रही है वैल्यू। यहाँ पे 4 पुट करोगे 4 4 4, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ कॉमन से ये पता चल रहा है कि ये जो है 4 से अगर मैं बड़ा लेता हूँ यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आने वाली, चलो अच्छी बात है। अगर मैं -2 और 3 के बीच में देखता हूँ, 0 ले लिया मैंने, ठीक है, 0 में पुट करूंगा, सारा 0 हो गया, 53 आ रहा है, ये भी हमारे पास एक पॉजिटिव, सॉरी यहाँ पे देखो, ये जब मैं 0 पुट करूंगा या फिर -2 और 3 के बीच में कोई भी एक वैल्यू लेता हूँ, तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, देखो पुट करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, अच्छी बात है। और अगर मैं यहाँ पे -2 से भी कम कोई वैल्यू लेता हूँ, तो यहाँ पे भी हमारे पास एक पॉजिटिव वैल्यू रिपोर्ट होगी। आप पुट करके देखना, कोई भी वैल्यू जैसे -3 ले लेना, या फिर -2 से कोई भी बस छोटी वैल्यू लेनी चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे प्लॉट किया dy अपॉन dx को, तो हमारे पास कुछ इस तरह का आ रहा है। और जब भी आप बोल सकते हो पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जब भी पॉजिटिव से नेगेटिव हमारे पास जा रहा हो, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो हमारे पास एक मैक्सिमा अटेंड होता है। ये मैंने बताया था, पॉजिटिव से नेगेटिव मैक्सिमा अटेंड होता है, और नेगेटिव से पॉजिटिव जब हम लोग जा रहे हैं तो एक मिनिमा हमारे पास अटेंड होता है। तो हमारे पास नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब हमारे पास क्या, -2 से लेकर 3 तक, या फिर यहाँ से यहाँ तक हमारे पास मैक्सिमा होगा, और यहाँ पे लोकल मिनिमा। तो -2 जो है वो एक लोकल मैक्सिमा पॉइंट है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या होता है। जो हमारे पास इधर -2 है वो एक लोकल क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा, और एक हमारे पास सॉरी लोकल मैक्सिमा हो जाएगा, लोकल मैक्सिमा, बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव लोकल मैक्सिमा होगा, और यहाँ पे जो है ये जो 3 है वो एक लोकल मिनिमा का पॉइंट होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक सवाल की तरफ, जिससे आपको ग्लोबल मैक्सिमा एंड मिनिमा का कंसेप्ट जो है वो भी आपको क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, और ग्लोबल मैक्सिमा या मिनिमा को हम लोग एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा भी बोलते हैं, तो मैं उसके टर्म्स में लिखता हूँ जिससे आपको और भी क्लियरली समझ में आए। फाइंड, हमारे पास यहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालो ऑफ अ फंक्शन f गिवन बाई फंक्शन मैं लिख देता हूँ इधर fx, ठीक है, fx बराबर हो जाएगा 12x 4/3, मैंने ऐसे ले रहा हूँ क्वेश्चन, मतलब जो है 6x 1/3,
ठीक है। कुछ इस तरह का मैंने फंक्शन ले लिया और एक्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास यहाँ पे बिलोंग करती है -1 से लेकर 1 तक। जब भी ग्लोबल मैक्सिमा मैंने बोलेगा वो हो सकता है हमारे पास एंड पॉइंट्स दे दिया, मतलब जनरली यहाँ पे एंड पॉइंट जो है गिवन रहते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, ग्लोबल हो या फिर वो हो, मतलब ग्लोबल निकालना हो या फिर लोकल मैक्सिमा मिनिमा निकालना हो, आपको एफ डैश एक्स तो कंपलसरी है निकालना, ठीक है। एफ डैश एक्स जब आप निकालोगे तो आपको, जब मैं निकालूंगा एफ डैश एक्स, तो 12 इंटू 4/3 यहाँ पे आ गया, एक्स हमारे पास 1/3 हो जाएगा इधर, और वहाँ पे हमारे पास 4/3 और 2/3 हो जाएगा, ठीक है ना। 6x 2/3 माइनस में, और यहाँ पे 1/3 रह जाएगा, ठीक है। 1/3 टोटल इधर आएगा, ठीक है, अच्छी बात है। इतना हमारे पास जब आ गया एफ डैश एक्स, अब मैं और थोड़ा सा यहाँ पे देखूंगा, 16 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x 1/3 माइनस 2/x 2/3, क्योंकि माइनस में आया तो ऐसे लिख दिया मैंने। अब इतना मेरे पास ये एफ डैश एक्स आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एफ डैश एक्स को 0 पुट कर दूंगा। इसको जब मैंने 0 पुट किया, यहाँ पे मेरे को क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगी। जब मैं क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आ जाएगा, देखो मैं जब 0 पुट करूँगा, यहाँ सिंपल हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 1/8 के बराबर आएगा। पुट करके आप दिखना, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी निकाल के रखा है, जिससे हमारा टाइम वेस्ट ना हो। मैंने यहाँ पे एक्स की वैल्यू जब हमारा निकालोगे तो 1/8 के बराबर आएगी, मतलब 1/8 के बराबर आने वाली है। तो यहाँ पे हमारे पास एक तो हमारे पास 0 भी आ सकती है, एक तो हमारे पास यहाँ पे 1/8 और एक 0 आएगी, ठीक है ना, एक्स की वैल्यू। तो दो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए, क्या क्रिटिकल पॉइंट्स। तो हमारे पास जो कैलकुलेट करना है, हमारे पास जो है एक्स में एक्स बराबर 0 पुट करना एक बारी, फिर 1/8 पुट करना, फिर -1, फिर 1। अब इसमें देखना हमारे पास ग्लोबल मैक्सिमा कौन सा है, ग्लोबल मिनिमा कौन सा आ रहा है, ठीक है। अगर मैं देखूँ अगर मैं 0 पुट करता हूँ इसमें, एफ एक्स में 0 पुट करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को 0 के बराबर आ जाएगा। एफ अगर मैं -1 पुट करता हूँ एक बार, आप पुट करके देखना, तो मेरे पास 18 के बराबर आएगा। क्या 18 के बराबर आएगा। अगर मैं एफ 1/8 पुट करता हूँ तो माइनस, एक सेकेंड, जब मैं 1/8 पुट करूँगा एफ एक्स में, तो हमारे पास वाई की मतलब जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास किसके बराबर आएगी, -9/4 के बराबर आएगी। और जब मैं F1 के बराबर पुट करूँगा तो ये हमारे पास 6 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। क्लियरली मैं देख सकता हूँ यहाँ पे ग्लोबल मैक्सिमम अगर मैं लिख रहा हूँ, जी मैक्स अगर मैं यहाँ पे बोलना चाहूँ, दैट इज 18, एंड जी मिनिमा अगर कोई पूछे दैट इज -9/4। और ऐसे ही करके हमें निकालना पड़ता है क्या, यहाँ पे मैक्सिमा या मिनिमा अगर सॉल्व करना है, ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा, तो कुछ इस तरह से हमारे पास यहाँ पे जो है कैलकुलेट करना पड़ता है। तो हम लोगों ने दोनों यहाँ पे कैटेगरी यहाँ पे सॉल्व करके देखा है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम लोग समाप्ति की ओर आ चुके हैं अपने पूरे चैप्टर की ओर। कुछ लास्ट टॉपिक हमारे पास यहाँ पे बचा हुआ है, ठीक है, और उसको करने के बाद हमारे पास यहाँ पे पूरा चैप्टर जो है एओडी, दैट इज एरिया ऑफ सॉरी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, वो हमारे पास खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वर्ड या स्टोरी प्रॉब्लम जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। और मैंने उससे पहले जो टॉपिक्स का यहाँ पे मतलब फॉर्मूलेस का यहाँ पे यूज होता है, आपने बचपन में ये सब पढ़ा ही होगा कि क्यूब का, क्यूबॉइड का, कोन, सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, प्रिज्म, ये सब का जो लैटरल सी से होता है, कर्व सरफेस एरिया, देन टोटल सरफेस एरिया, और हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम वगैरह आपको याद रहनी चाहिए, मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वॉल्यूम वगैरह का, तो वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वैसे मैंने डाला नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, इसे थोड़ा छोटा करके ऐसे करते हैं, सॉरी एक सेकंड गाइस, इसका जो फॉन्ट है मैं थोड़ा सा यहाँ पे छोटा कर दे रहा हूँ, जिससे यहाँ पे आपको क्लियरली मैं यहाँ पे बता सकूँ, ठीक है ना। अब सही शायद इतना कर दिया मैंने, इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ और मैं यहाँ वॉल्यूम एक बना के कॉलम जिसमें मैं वॉल्यूम लिख सकूँ, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले वॉल्यूम लिखता हूँ, ठीक है। क्यूब का वॉल्यूम सबको पता होता है, दैट इज हमारे पास ए क्यूब, जो अगर आपका ये है तो ए क्यूब हो जाएगा। इसका हमारे पास वॉल्यूम जो होता है दैट इज LBH के बराबर होता है, LBH के बराबर होता है। देन अगर मैं कोन की बात करता हूँ, कोन का जो वॉल्यूम होता है दैट इज 1/3 πr²h। अगर मैं बात करूँ सिलेंडर का, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है हमारे पास दैट इज πr²h, πr²h। अगर मैं बात करूँ स्फीयर का जो हमारे पास वॉल्यूम होता है दैट इज 4/3 πr³ के बराबर होता है। हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम पूछा जाए तो वो आप देख सकते हो हाफ हो जाएगा, 4/3 का हाफ दैट इज हमारे पास 2/3 πr³ के बराबर होता है। प्रिज्म का अगर मैं देखूँ, प्रिज्म का जो है हमारे पास इधर एरिया इंटू हाइट होता है, एरिया इंटू हाइट, जो भी एरिया आएगा उसका हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड अगर मैं पिरामिड, और पिरामिड जो है वो ट्रायंगुलर पिरामिड अगर हमारे पास है तो उसका जो हमारे पास होगा 1/3 बेस एरिया जो होता है वो मल्टीप्लाइड बाई हमारे पास हाइट, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम भी आ जाएगा। मैंने वॉल्यूम लिख दिया, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ था, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वो भी लिख दिया। तो इन सब की चीज़ें मतलब इन सब चीज़ों की यहाँ पे यूज़ होने वाली है जब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बवाल पॉइंट्स वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बवाल पॉइंट्स मैंने यहाँ पे जगह छोड़ा है लिखने के लिए, वो भी मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या हमारे पास पॉइंट्स यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है ना।
तो जो पॉइंट्स हैं, सबसे पहला जो हमारा मेरे दिमाग में पॉइंट आ रहा है, सबसे पहले तो आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, जो भी हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में दिया होगा उसको सोच के, ठीक है ना। ड्रॉ डायग्राम ड्रॉ करो। इंट्रोड्यूस मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स। डायग्राम को ड्रॉ करो, जो भी वो बनाने की कोशिश कर रहा है उसका जो वेरिएबल्स आप यूज करोगे, लेंथ, रेडियस, वो सब जितना चाहो कम, जितना रख सको उतना ही रखने की कोशिश करो। सबसे पहले तो ये। दूसरी बात ये, हमारे पास यहाँ पे जो है सबसे पहले ये हो गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, हमारे पास यहाँ पे राइट डाउन रेस्ट्रिक्शंस ऑन एक्स, या फिर कोई भी वेरिएबल जो भी है उसको आपको जो भी रेस्ट्रिक्शन और कुछ है, मतलब एक्स की वैल्यू यहाँ से यहाँ नहीं जा सकती, यहाँ से वैसे करके वो आपको यहाँ पे पता रहनी चाहिए। उसके बाद थर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गिवन, कोई चीज़ अगर गिवन है, नोन है, या फिर वो चीज़ जो है वो कभी बदलेगी नहीं, फिक्स्ड है, ये सब पॉइंट को आपको यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है, मतलब ये कॉन्स्टेंट, ट्रीट देम एज कॉन्स्टेंट। ऐसा वर्ड अगर कभी गिवन होगा, वो वेरिएबल को हम लोग कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट करना है, ठीक है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है बिफोर डूइंग द क्या बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स या फिर स्टोरी प्रॉब्लम्स जो बोलते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखा है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, बट हमारे पास छोटा मतलब क्वेश्चन दिख रहा है छोटा, बट हम जो करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्लैरिटी मिल जाएगी इस टॉपिक को, ठीक है ना। एक ही क्वेश्चन करेंगे और वो भी अच्छी तरीके से हम लोग करने वाले, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि शो सिलेंडर का जो मैक्सिमम वॉल्यूम है वो h बराबर 2r में ही होगा। जब मैं h की वैल्यू 2r पुट कर दूंगा तब जाके इसकी जो सिलेंडर की मैक्सिमम वैल्यू होने वाली है। मैं यहाँ पे सिलेंडर जो है यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। सिलेंडर कहाँ से ढूंढूंगा, एक सेकंड गाइस, सिलेंडर ढूंढना पड़ेगा कि कोई सिलेंडर मिल जाए। एक सेकंड, हाँ मिल गया। सॉरी एक सेकंड गाइस, मैं सिलेंडर ड्रॉ कर देता हूँ एक बारी, एक सेकंड। ये मेरे को कहाँ मिल जाता है, ये रहा। यहाँ पे एक सिलेंडर मैंने ड्रॉ कर दिया कुछ इस तरह से, ठीक है ना। और इसका कलर मैं कुछ मस्त कलर देता हूँ, एक सेकंड, शेप में कुछ अच्छा सा कलर कौन सा दूँ, ये देता हूँ, ये सही लग रहा है थोड़ा सा। और थोड़ा सा इसे जो हमारे पास, या फिर नो फिल कर, हाँ एक सेकंड, सॉरी गाइस, ठीक है। आपको लग रहा है मैं टाइम पास कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, मैं बस चल ठीक है, हो गया। अब करते हैं, ठीक है। मैं एक बार सिलेंडर दे दिया, ठीक है ना। अब सिलेंडर में सबसे पहले तो आपको यहाँ पता रहना चाहिए कि सिलेंडर में ये जो है, मैंने मान लिया इसका जो रेडियस है सिलेंडर का वो कितना है, ये मैंने पॉइंट सेंटर से दूरी r रेडियस, ठीक है। और ये जो हाइट है सिलेंडर का वो मेरे पास कुछ इस तरह से है, इस तरह से मैंने ले लिया। और ये जो हाइट है वो किसके कितने बराबर है, h के बराबर है, ठीक है। वो कह रहा है कि h, जब भी हमारे पास h जो है वो 2r के बराबर होगा तब जाके उसकी हमारे पास h जब 2r के बराबर होगा तब जाके मैक्सिमम वॉल्यूम होगा किसका, सिलेंडर का, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, सबसे पहले हमें पता रहना चाहिए टोटल सरफेस एरिया। अगर मैं निकालूं टोटल सरफेस एरिया, क्या टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, हमें पता रहना चाहिए दैट इज 2 पाई h प्लस आर। मैंने क्या किया, कम से कम वेरिएबल रखा है क्योंकि h और r तो मिनिमम था, मैंने वही रखा है, ठीक है। और इसको मैंने t के बराबर पुट कर दिया। ये जो है हमारे पास t फिक्स्ड वैल्यू है, टोटल सरफेस एरिया जो है वो फिक्स्ड वैल्यू है। हमें क्या चाहिए, हमें वॉल्यूम चाहिए। अगर मेरे को मैक्सिमाइज करना है, किसको मैक्सिमाइज करना है, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, किसको, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है ना, और किसी को नहीं करना, मैक्सिमाइज करना है किसको, वॉल्यूम को। तो पाई आर स्क्वायर एच, हमारे पास होगा वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर हो जाता है। और ये जो है हमारे पास क्या होता है, आर और ये दोनों वेरिएबल है, तो मेरे को कुछ भी करके एक वेरिएबल में से कन्वर्ट करना है जिससे मेरे को डिफरेंशिएट करने में इजी हो, बिकॉज दो वेरिएबल होंगे, डिफरेंशिएट मैं कर नहीं पाऊंगा, ठीक है। दोनों यहाँ पे वेरिएबल है तो मेरे को कैसे भी करके उसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे वही हमारे पास यहाँ पे होगा। अगर मैं इस चीज से, ये जो टोटल सर्फेस एरिया निकाला है उसमें से अगर मैं यहाँ पे h की वैल्यू पुट कर देता हूँ, यहाँ पे वॉल्यूम तो मैं लिखता हूँ पहले तो पाई आर स्क्वायर, और h की जगह मैं अगर यहाँ पे t माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, क्या लिख दिया मैंने, जो h की जगह 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। आप देखो जब आप h की वैल्यू यहाँ से निकालोगे इसको यूज करके तो आपको यही आ जाएगा। देखो क्या लिखा था मैंने, मैं मिटा दूंगा फिर भी आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, 2 पाई h प्लस आर बराबर है टी के, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे खोलता हूँ 2 पाई h प्लस, नहीं ऐसे करता हूँ, देखो एक सेकंड, हमारे पास इधर हो गया h प्लस आर जो है वो टी के बराबर है अपॉन 2 पाई आर, सॉरी 2 पाई। और यहाँ से अगर मैं h की वैल्यू निकालूँ दैट इज टी अपॉन 2 पाई माइनस आर। अब जब सॉल्व करोगे तो यही चीज़ आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। तो मैंने वही चीज़ लिखा है इधर, जिससे हमारे पास एक वेरिएबल जो h था वो हमारे पास गायब हो गया। तो हमारे पास वॉल्यूम का एक हमारे पास इधर आ गया। अब क्या करना है, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। वो कैसे करेंगे, सबसे पहले वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, dv अपॉन dr। अगर मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ
तो वापस इधर आ जाएगा। बट उससे पहले मैं सिंप्लीफाई करता हूँ इसे थोड़ा सा, ठीक है ना। अगर मैं देखूँ इधर 1 ये जो है हमारे पास पाई कट गया, आर एक यहाँ से कट गया और 2 बचा, तो 1/2, ठीक है, टी माइनस 2 पाई r² बचा और अपॉन, अच्छा ये हमारे पास कट गया, इधर सिर्फ आर बचा है, ठीक है ना, आर बचा है ना। तो मैं आर को जब मल्टीप्लाई करूंगा, मैं आर जो बचा है वो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसमें, तो इधर क्या हो जाएगा, टी आर माइनस 2 पाई r³ हमारे पास इधर हो गया, एक ही वेरिएबल, मतलब एक पूरा एकदम आ गया फंक्शन, ठीक है। मैं अच्छे से लिख देता हूँ इसे शॉर्ट में, जिससे मैंने जो बताया आपको, एक सेकेंड सॉरी, हाँ, जैसे v आ रहा है हमारे पास क्या, 1/2 टी आर माइनस 2 पाई r³ के बराबर आ गया। अब क्या निकालूंगा मैं, dv अपॉन डी आर निकालूंगा। dv अपॉन डी आर मतलब डी आर के रेस्पेक्ट में मैं जब डिफरेंशिएट करूंगा तो 1/2 तो कॉन्स्टेंट है वैसे ही रहेगा, t हमारे पास आ गया क्योंकि r है तो t हो गया, और 3 2 6 हो गया हमारे पास, 6 पाई r² हमारे पास इधर डिफरेंशिएट करके आ गया। और इसको मैं 0 के बराबर पुट करूंगा जब मेरे को क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाए, ठीक है। जब मैं इसको 0 के बराबर पुट करूंगा तो r² की वैल्यू जो है वो हमारे पास किसके बराबर है, r² की वैल्यू जो है वो किसके बराबर आ जाएगी, t अपॉन 6 पाई के बराबर आ जाएगी, t अपॉन 6 पाई के बराबर हमारे पास आ जाएगी। जब r की वैल्यू एक बार मेरे को मिल गई, ये देखो r की वैल्यू मेरे पास एक बार मिल गई है, तो अब मैं क्या करूंगा, r बराबर t अपॉन 6 पाई का रूट, मेरे को यहाँ पे क्या मिलेगा, लोकल मैक्सिमा मिलने वाला है, लोकल मैक्सिमा मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। जब मैं 0 पे पुट करूंगा तो लोकल मैक्सिमा मेरे को मिलेगा इधर, ठीक है। तो अब मैं जब मैं यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया में पुट करूंगा तो मेरे को यहाँ पे क्या मिलने वाला है, रिलेशन मिल जाएगा किसके अंदर, देखो छोटा कर देता हूँ सब क्लियरली समझ में आ जाए। देखो हाँ, जो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया क्या है, एक सेकेंड, गाइस, रियली सॉरी, जस्ट थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रही होगी, प्लीज समझिए थोड़ा सा, है ना, एक सेकेंड। तो अब मैं जो यहाँ पे छोटा कर दिया गया मैंने थोड़ा लिखने के लिए, तो अगर मैं टी की वैल्यू देखूँ ना, इधर टी जो टी है हमारे पास, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, टी हमारे पास इधर दैट इज 2 पाई RH प्लस 2 पाई r² के बराबर है। देखो इधर जब आप ओपन करके लिखोगे तो 2 पाई r² के बराबर हो जाएगा। तो टी जो है वो कितना है, 6 पाई r² के बराबर है, ठीक है, 6 पाई r² के बराबर है। ये बराबर है किसके, 2 पाई RH के, 2 पाई RH प्लस हमारे पास 2 पाई r² के बराबर है। जब मैं इधर देखूंगा जो r की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो आप 2r, यहाँ पे जब r की वैल्यू ये पुट करोगे तो यहाँ पे सिमिलरली हमारे पास 2RH के बराबर आ जाएगा, और यहाँ से हमारे पास इसका आंसर भी आ जाएगा, ठीक है ना, प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड हो गया मेरे पास, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा, अगर आपने अभी तक नहीं किया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम भी हम लोगों ने समझा दिया है आपको, वर्ड प्रॉब्लम का फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया है, उसके बाद कैसे स्टेप्स रहने चाहिए, अप्रोच क्या रहना चाहिए वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो मैंने बता दिया है। देने के सवाल भी हम लोगों ने करके देख लिया है। अब आता है कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स की ओर जो कि हम लोग यहाँ पे करेंगे, एंड उसके बाद हमारे पास जो है चैप्टर समाप्त हो जाएगा बहुत ही जल्दी। जो टर्म आता है कॉन्केविटी, क्या कॉन्केविटी क्या कहता है ना, ये हमारे पास क्या बताता है कि हमारे पास d² अपॉन d² y अपॉन dx², मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता है कि अगर हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब डबल डिफरेंशिएट जो हम लोग डबल डेरिवेटिव जो होता है अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो हमारा फंक्शन जो है वो कॉन्केव अपवर्ड होगा। मैं आपको ग्राफिकली भी समझाने वाला हूँ। और अगर हमारे पास डबल डिफरेंट जो डेरिवेटिव होता है वो लेस देन 0 आ रहा है तो वो कॉन्केव डाउनवर्ड हमारे पास फंक्शन होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास यहाँ पे है कॉन्केव अप है, मतलब d² अपॉन जो है dx², मतलब डबल डेरिवेटिव जो है पॉजिटिव आ रहा है, तो कुछ इस तरह का हमारे पास कॉन्केव अप जैसे हमारे पास फंक्शन के ग्राफ होने वाला है। बट अगर हमारे पास यहाँ पे कॉन्केव डाउन है, मतलब डबल डेरिवेटिव जो है वो लेस देन 0 है, तो कुछ इस तरह का हमारे पास यहाँ पे फंक्शन शो होने वाला है, कुछ इस तरह से हमारे पास यहाँ पे डाउनवर्ड की तरफ हमारे पास होगा। ये कॉन्केव अपवर्ड है, कॉन्केव डाउनवर्ड है। अब क्या बताता है, मतलब क्या होगा फिर, ठीक है, अच्छी बात है, कॉन्केव अपवर्ड है डाउनवर्ड है, तो समझ गए क्या होना क्या है इससे। अगर हमारे पास कॉन्केव अपवर्ड है गाइस, ठीक है ना, तो डबल डेरिवेटिव जो है वो लेस देन सॉरी ग्रेटर देन 0 है, और ग्रेटर देन 0 है तो हमारे पास जो f'(x) है, मतलब जो हमारे पास डेरिवेटिव है फंक्शन का, वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो स्लोप जो है वो एक इंक्रीज स्लोप जो है वो समय के साथ साथ इंक्रीज होने वाला है। मतलब एक अगर हमारे पास यहाँ पे कॉन्केव अपवर्ड हमारे पास ग्राफ मिल रहा है तो हम लोग ऐसे कमेंट कर सकते हैं कि जो f(x) है वो f'(x) है वो हमारे पास एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्या है, f'(x) है, f(x) की बात नहीं कर रहा है इसमें, f'(x) जो है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। और सिमिलरली अगर हमारे पास कॉन्केव डाउनवर्ड है तो डबल डेरिवेटिव जो है लेस देन 0 होता है, और इससे हम लोग ये कमेंट कर सकते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे f'(x) है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है।
तो हम लोग ये कमेंट कर सकते हैं सबसे पहली बात तो, ठीक है। तो ये कॉन्केविटी के बारे में कुछ पॉइंट्स था जो मैंने आपको बताया है इधर। देन आता है यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये क्या होता है? पॉइंट फंक्शन का ऐसा पॉइंट एट विच फंक्शन जो है हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन, या तो फंक्शन का जो डेफिनेशन है या फिर डबल डेरिवेटिव, वो हमारे पास साइन चेंज हो जाता है उस, या तो क्या बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, रिपीट करते हैं। फंक्शन का ऐसा पॉइंट, ठीक है, फंक्शन में ऐसा पॉइंट जहाँ पे जो फंक्शन का डेफिनेशन है वो चेंज हो जाए, या फिर डबल डेरिवेटिव का जो साइन है वो हमारे पास चेंज हो जाए। डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाए, या फिर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाए, ठीक है ना। तो यही हमारे पास यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, ऐसा पॉइंट जहाँ पे ये चेंजेस हो, आपको वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बताता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो ये हमारे पास ग्राफ है कुछ इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरह से हमारे पास मान लेता हूँ एक्स बराबर ए एक पॉइंट मैंने ले लिया। तो मैं कह सकता हूँ कि जो ये वाला पॉइंट है ये हमारे पास क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है फॉर दिस पर्टिकुलर हमारे पास यहाँ पे ग्राफ, क्योंकि फंक्शन, बिकॉज यहाँ पे देखो ये हमारे पास कुछ इस तरह से है, ठीक है ना, और यहाँ पे देखो कुछ इस तरह अचानक से बढ़ने लगा, तो मतलब कहाँ पे कुछ तो चेंज हुआ, डबल डेरिवेटिव का साइन जो है वो चेंज हो गया। तो मैं कह सकता हूँ ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। और एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल गाइस देखो हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरह से है, ठीक है, और ऐसे हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ साइन चेंज हो गया या फिर डेफिनेशन ही चेंज हो गया, कुछ इस तरह से बढ़ रहा था फिर यहाँ पे घटने लगा, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट है दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फॉर दिस पर्टिकुलर ग्राफ। और एक एग्जांपल समझते हैं और क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो हमारे पास, यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये ले लेता हूँ ये पॉइंट, ठीक है ना। अब कोई बोल देगा गाइस ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, गाइस गलत है, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन गाइस देखो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, डिक्री, यहाँ पे भी ये इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे भी इंक्रीज हो रहा है, ये डेफिनेशन चेंज नहीं हुआ है। मैंने क्या बोला था, या तो डबल डेरिवेटिव हमारे पास साइन चेंज करे या फिर डेफिनेशन चेंज हो। मैं क्लियरली बोल सकता हूँ ये तो हमारे पास यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन है यहाँ से यहाँ तक, और इस पॉइंट के बाद भी ये फंक्शन इंक्रीज ही कर रहा है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये जो है हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है, ठीक है ना। बस हमारे पास ये जो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, एंड दिस इज जो ये दो है वो हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, बट ये जो है ये हमारे पास यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है। बस मैंने आपको समझाने के लिए ग्राफिकली मैंने यहाँ पे ये किया है। ग्राफिकली जिधर भी कॉन्केविटी चेंज हो, ग्राफिकली जहाँ पे मेरे को लगे कॉन्केविटी चेंज हो रहा है, वो हमारे पास क्या है इधर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। मैं अगर कॉन्केविटी के टर्म्स में समझाना चाहूँ, यहाँ पे देखो कॉन्केव डाउनवर्ड है, यहाँ पे कॉन्केव अपवर्ड है, ठीक है। तो सी अप सी डाउन, तो कॉन्केविटी चेंज हुआ, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अगर मैं देखूँ कॉन्केविटी यहाँ पे क्या है, डाउनवर्ड, यहाँ पे कॉन्केविटी अपवर्ड है, तो मैं कह सकता हूँ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ कॉन्केविटी अपवर्ड है, दोनों हमारे पास चेंज हुआ नहीं है, तो कॉन्केविटी का चेंज नहीं हुआ है, तो हम क्लियरली कह सकता हूँ कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मैंने सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है इधर। कुछ बवाल पॉइंट जो कि आपको याद रखने हैं अबाउट कुछ लास्ट कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको ध्यान रखनी है इस चैप्टर में, उसके बाद हम लोग चैप्टर को समाप्त करेंगे, ठीक है ना। जो बवाल पॉइंट्स है फॉर अ डिफरेंशियबल फंक्शन, कोई भी मेरे पास फंक्शन है जो कि डिफरेंशियबल है गाइस, एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्या एट पीओआई जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में हमारे पास जो आता है, क्या हमारे पास खूबी होती है वो मैं लिख देता हूँ। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में जो डी स्क्वायर अपॉन डी वाई है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर इट इज डबल डेरिवेटिव, वो जीरो के बराबर होता है, बट वाई से वर्सा, बट उल्टा ट्रू नहीं है, वाई से वर्सा नॉट ट्रू, ठीक है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ रहा है तो डबल डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास जीरो होता है, वाई से वर्सा नॉट ट्रू, ये आपको ध्यान रखना है, पहला पॉइंट। दूसरा जो हमारा पॉइंट आता है कि एट पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है, कर्व जो है वो क्या क्रॉस करता है, टैंजेंट क्रॉस करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन में कर्व जो है वो टैंजेंट को क्रॉस करता है। एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो होता है हमारे पास वो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा हो सकता है एफ डैश एक्स के लिए, लोकल मैक्सिमा और मिनिमा फॉर एफ डैश एक्स, मतलब डेरिवेटिव एफ एक्स का जो डेरिवेटिव है उसके लिए हमारे पास लोकल मैक्सिमा या मिनिमा होता है कौन, जो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है, ओके। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो है हमारे पास यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो है हमारे पास यहाँ पे निकालेंगे जब, तो यहाँ पे चेक साइन, अगर वो साइन चेंज हो रहा है तो हमारे पास, मैंने बता दी ये चीज़ कैसे देखा जाए तो, ठीक है। और जो सीपी है, सीपी में जब हम निकालेंगे यहाँ पे हमको मिल जाएगा पॉइंट्स, जहाँ पे हमें चेक करनी होती है साइंस को, ठीक है ना, उस पॉइंट में चेक करनी होती है। इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, मैंने बस नोट के टाइप में यहाँ पे लिख दिया, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है ना, यहाँ मैंने लिख दिया, ठीक है, नोट कर दिया, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, मतलब वही चीज़ बता रहा है जो मैं पीछे बता के आ चुका हूँ, ठीक है। तो यही था गाइस हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड बाकी सब चीज़ें। तो अब जाके हमारे पास पूरा चैप्टर जो है यहाँ पे समाप्त होता है, समाप्त कह रहा हूँ सॉरी, ठीक है।
और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा आज का लेक्चर, ठीक है। अगर पसंद आया है वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, सेशन को, और सब्सक्राइब करें चैनल को। और टेलीग्राम चैनल अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, जैसे मैंने बताया आपको, वहाँ पे सेशन पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, तो जाके अभी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट सेशन जल्दी आने वाला है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।